हेलो बचा पाड़ी। तो कैसे हैं आप सब। हेलो मेरे छोटे छोटे एटम्स। आज हम लेकर आए हैं चैप्टर एटम एंड मॉलिक्यूल का एक वन शॉट रिवीजन वीडियो। ओके, तो ये वीडियो ये वाला जो सेशन होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी अ वन शॉट रिवीजन वीडियो, वन शॉट रिवीजन सेशन। ये हमारा जो होने वाला है वो एक वन शॉट रिवीजन सेशन होने वाला है और ये सेशन आपके लिए उस टाइम पर बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा जब आपका एग्जाम नेक्स्ट डे हो और इस डे आपको इस चैप्टर में हो रहा हो क्या दिक्कत हो रहा हो, तो उस टाइम पे अगर आप इस वन शॉट रिवीजन वीडियो को थोरोली कर जाते हो, समझ लेते हो, इससे छोटे छोटे से नोट्स प्रिपेयर कर लेते हो और इस वीडियो में कराए गए मेरे जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं उनको सॉल्व करके जाओगे तो देयर शुड बी अ गारंटीड कि आप नेक्स्ट डे एग्जाम में अच्छा कर जाओ। तो ऐसे जो वीडियो है वन शॉट रिवीजन वीडियो, ये आपके एग्जाम से एक दिन पहले पावर पैक की तरह काम करने वाली है आपके लिए। सो व्हाई वी आर वेस्टिंग सम मोर टाइम, तो लेट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। एटम एंड मॉलिक्यूल का हम लोग करेंगे इस सेशन में वन शॉट रिवीजन, पूरे चैप्टर को कंपाइल करेंगे थोड़े से स्पैन ऑफ टाइम में, 1.5 से 2 घंटे में पूरे चैप्टर को क्या करेंगे कंपाइल करेंगे विदाउट लिविंग एनी कंसेप्ट, किसी कंसेप्ट को बिल्कुल छोड़े बिना। तो व्हाई वेस्टिंग टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। पहला देखते हैं क्या बोल रहा है पहला वाला स्लाइड। पहला स्लाइड बोल रहा है एंड इंडियन फिलोसोफर महर्षि कन्नड़ postulate that if we go on dividing matter पदार्थ we shall get smaller and smaller particles। आपने इस सेशन इस वाले क्लास में अपने क्लास 9th में पहले जो 2 चैप्टर पढ़े हैं केमिस्ट्री के वो पूरी तरह से बेस्ड किस चीज पे थे, वो पूरी तरह से बेस्ड थे मैटर के ऊपर, है ना। आपने 2 चैप्टर पढ़े हैं इस क्लास में अपने, मैटर इन आवर सराउंडिंग एंड इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो दोनों जो चैप्टर थे इससे पहले वाले केमिस्ट्री के वो मैटर पर ही बेस्ड थे, है ना। इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, मैटर से थोड़ी आगे की बातें करेंगे। तो पहला पॉइंट यही बोलता है कि हमारे जो महर्षि कन्नड़ एक इंडियन फिलोसोफर थे, उन्होंने क्या किया था, ये देखा था कि अगर हम उस मैटर को, जिसका नाम उन्होंने पदार्थ बोला था, उन्होंने वर्ड मैटर यूज नहीं किया, ही यूज द हिंदी वर्ड पदार्थ, उस पदार्थ को छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक करने चले ना तो वो ब्रेक होता जाता है। मतलब कि अगर हम करें मैटर को ब्रेक करने पे चले, उसको डिवाइड करने पे चले, तो मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड होता रहता है। उन्होंने ये देखा। उसके बाद क्या हुआ, ही नेम्ड दीज पार्टिकल्स परमाणु। तो उन्होंने क्या कहा कि उस पदार्थ से, मैटर से ब्रेक होते होते जो छोटे छोटे पार्टिकल्स बन रहे हैं ना, उनका नाम परमाणु है। तो उन्होंने उनका नाम परमाणु रख दिया। उन्होंने एटम नाम का वर्ड नहीं इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने तो परमाणु नाम रखा। ओके चलो, फिर ये बात तो समझ आ गई। नीचे देखते हैं क्या लिखा है। इंडियन फिलोसोफर पाकुदा कटायामा elaborated this doctrine and said that these particles normally exist in a combined form which give us various forms of matter। ओके, मतलब कि उन्होंने बोला कि जो पाकुदा कटायामा जो हमारे फिलोसोफर थे, जो महर्षि कन्नड़ के बाद आए, उन्होंने ये बताया कि वो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो पदार्थ से ब्रेक होने से बने हैं, जिन्हें आपने परमाणु बोला है, मतलब कि वो परमाणु कभी भी सिंगल स्टेट में रह ही नहीं सकते। वो हमेशा ही ट्राई करते हैं कि दूसरे किसी परमाणु के साथ, है ना, दूसरे किसी अपने ही जैसे या किसी अदर परमाणु के साथ जाके कंबाइन कर जाएं और इसी कॉम्बिनेशन की वजह से डिफरेंट डिफरेंट मैटर्स बन के आते हैं। तो इस पूरे स्लाइड से हमें यह समझ आ गया कि मैटर को डिवाइड करने पे चलें तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाता है, जिसका नाम महर्षि कन्नड़ ने परमाणु बोला। और वो परमाणु ना कभी भी सिंगल स्टेट में नहीं रहना चाहेंगे, हमेशा अपना लेवल बेस्ट ट्राई करते हैं कि दूसरे किसी परमाणु के साथ कंबाइन हो जाएं, हमेशा कंबाइन स्टेट में रहने का ट्राई करते हैं। एंड देयर प्रॉपर्टी, और यही प्रॉपर्टी उनके कंबाइन स्टेट में रहने की, उनका यही नेचर रीजन होता है बेहद सारे मैटर के बनने का, वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैटर के बनने का रीजन यही होता है कि परमाणु कभी सिंगुलर फॉर्म में रहना ही नहीं चाहते। परमाणु बहुत ट्राई करते हैं कि हम लोग क्या करें, कंबाइन फॉर्म में ही रहें। तो ये बात हमें समझ आ गई। ये बेसिक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हमें थोड़ा सा, ये जो चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन था, वो बेसिक इंट्रोडक्शन हमें समझ आना शुरू तो हुआ। अब समझ आया कि कहां पर ये मैटर और क्या एटम का रिलेशन है, वो समझ आने लगा कि मैटर के ही तोड़ने से बन रहे हैं एटम्स। ये समझ आना भी हमें शुरू हो गया है। हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा अभी चैप्टर का। उसके बाद देखो
एक और साइंटिस्ट आए थे, इन फिलोसोफर आए थे, वो ग्रीक से बिलोंग करते थे, ग्रीक फिलोसोफर आए थे उसके बाद, जिनका नाम था डेमोक्रिटस। क्या नाम था? डेमोक्रिटस नाम था। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने उन छोटे छोटे पार्टिकल्स जिनका नाम महर्षि कन्नड़ ने परमाणु रखा था, उन्होंने ही कहा था वो छोटे छोटे पार्टिकल्स का नाम एटम्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था और बताया था कि वो एटम्स जो होते हैं ना वो इनडिविजिबल नेचर के होते हैं। तो इन्हीं साइंटिस्ट ने, डेमोक्रिटस ने ही कहा था कि जो वो स्मॉल पार्टिकल्स है ना, वो स्मॉल पार्टिकल्स जो मैटर के ब्रेक होने से बने हैं वो क्या है? उनका नाम एटम्स हैं और उनका नेचर जो है ना वो इनडिविजिबल होते हैं। इनडिविजिबल होते हैं। इनडिविजिबल का मतलब है आप उनको फर्थर ब्रेक नहीं कर सकते। फर्थर, नॉट फर्थर ब्रेकन, नॉट फर्थर ब्रोकन डाउन, ब्रेकन डाउन। तो ये बात डेमोक्रिटस ने बोली थी। महर्षि कन्नड़ के बाद जो साइंटिस्ट आए थे वो ग्रीक से बिलोंग करते थे, डेमोक्रिटस। उन्होंने कहा वो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो मैटर के टूटने से बन रहे हैं उनका नाम एटम है और वो जो है ना इनडिविजिबल है। मतलब वो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो एटम है उसके बाद उन्हें फर्थर ब्रेक आप नहीं कर सकते हो। वो सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म है, एटम को फर्थर ब्रेक नहीं कर पाओगे, ठीक है। और वो इनडिविजिबल नेचर का मतलब यही है कि वो फर्थर ब्रेक नहीं हो सकते। तो ये बात क्या है? डेमोक्रिटस ने कही। उसके बाद हमें अब एटम की डिस्कवरी तो हो गई, हमें समझ आ गया कि मैटर के ब्रेक करने से छोटे छोटे पार्टिकल्स बनते हैं और जिनको फर्थर ब्रेक नहीं कर सकते उनका नाम ही एटम्स है, ये समझ आ गया। उसके बाद हमारे पास दो साइंटिस्ट आए, एक थे लवोसिया और दूसरे थे जोसेफ प्राउस्ट। उन दोनों ने उन एटम्स के बारे में अब कुछ क्या अपने लॉज दिए, जिनका नाम था लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। और ये लॉज जो थे ना वो हाईली एक्सेप्टेड किए गए, क्योंकि इन लॉज ने हमें एटम्स की नेचर और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया, इसलिए ये दोनों लॉज काफी एक्सेप्टेड किए गए, है ना। तो जो दो साइंटिस्ट थे, एक थे लेवोसिया एंड अनदर वन इज जोसेफ प्राउस्ट। तो जो लेवोसिया साइंटिस्ट आए थे, फिलोसोफर थे, उन्होंने हमें ये लॉ दिया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और जो जोसेफ प्राउस्ट आए थे उन्होंने दिया था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इस सेशन में हम अभी इन दोनों लॉज को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड आई वांट टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड कि ये दोनों लॉज हैं इंपॉर्टेंट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। क्वेश्चन आपको इसमें से देखने को डेफिनेटली मिल सकता है। तो अभी हमें इस चैप्टर, यहां तक हमने जितना पढ़ा उसमें हमें थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन समझ आ गया कि मैटर से पदार्थ जिसे बोला था उससे एटम्स कैसे कनेक्टेड हैं और किन किन साइंटिस्ट ने, फिलोसोफर ने इसके बारे में क्या क्या बात बताई वो भी समझ आ गया। अब हम इन लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को देखते हैं, जरा कैसे पढ़ना है इन लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को। ओके, सबसे पहले अगर मैं ये वर्ड केमिकल कॉम्बिनेशन आपके सामने क्लियर करूं तो केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब होता है केमिकल चेंज, या केमिकल रिएक्शन। मतलब कि एटम्स का जुड़ना। मैंने बताया अभी आपको कि एटम सिंगल स्टेट में तो रहना ही नहीं चाह रहे, वो तो कंबाइंड स्टेट में जाना चाह रहे हैं। मतलब कि एटम्स का जुड़ना एक क्या है? केमिकल चेंज है, एक केमिकल रिएक्शन है। मतलब कि लेट करेंगे, जैसे हमारे पास एक ये एटम हो गया और एक ये दूसरा एटम हो गया, जब ये दोनों एटम्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं ना तो ये एक केमिकल रिएक्शन है, ये एक केमिकल रिएक्शन है, एक केमिकल चेंज है ना। मतलब कि फॉर एग्जांपल लेट करो, जैसे कि हमारे पास एक ग्लास ऑफ वाटर है, इसमें क्या है? वाटर है और इसमें हमने डाल दिया शुगर पार्टिकल्स, तो मीठा पानी बन जाएगा ना, चाशनी जिसे हम बोलते हैं, चाशनी बन जाएगी। पानी में आप चीनी डाल दो और उसको डिसॉल्व कर लो, है ना। ये एक केमिकल चेंज नहीं है, क्यों? ये तो एक फिजिकल चेंज है। शुगर को आपने पानी में डाल दिया, कोई नई चीज तो बनकर आई नहीं, तो ये तो एक फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। बट हम तो बोल रहे हैं कि एटम्स का जुड़ना तो केमिकल चेंज है। मतलब कि एटम का जब जुड़ेंगे तो कोई नई चीज फॉर्म होगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे कि अगर हम एसिड में क्या करें? बेस को ऐड कर दे, तो एसिड में बेस को ऐड करके क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा, प्लस में वाटर बनेगा। तो कोई नई चीज बन के आ रही है ना। एसिड और बेस लिया था हमने तो इनिशियली, उन दोनों को मिक्स किया तो बन के सॉल्ट और वाटर आ गया, कोई नई चीज बन के आ गई। मतलब ये एक केमिकल चेंज है। कुछ ऐसा ही एटम्स के साथ भी होता है, उनके जुड़ाव जो है, एटम्स का कॉम्बिनेशन एक केमिकल चेंज है और उससे कुछ नया बन के आएगा। ये हमें समझा रहा है कि इस तरह से फिजिकल चेंज नहीं है, वो एक केमिकल चेंज है, ठीक है। तो केमिकल कॉम्बिनेशन इस वर्ड का तो आपको डिटेल में समझ आ गया क्या मतलब होता है। हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को देखें तो लॉ ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ मास हमें क्या बोलता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की स्टेटमेंट क्या है जो कि हमें लेवोसियर ने दी थी, वो है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब कि जब एक केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, उस ड्यूरेशन में, उस केमिकल रिएक्शन में कभी भी मास का ना तो क्रिएशन होता, मास का क्रिएशन भी नहीं होता, ना ही मास डिस्ट्रॉय होता, और मास डिस्ट्रॉय भी नहीं होता, मास तो कांस्टेंट ही बना रहता है। मतलब जब भी एक केमिकल रिएक्शन होगी तो उस केमिकल रिएक्शन के दौरान मास ना बनेगा ना खत्म होगा, जितना शुरुआत में था बाद में भी उतना ही बना रहेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही बोलता है कि मास नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, है ना। केमिकल रिएक्शन में ना तो मास क्रिएट होता ना ही डिस्ट्रॉय होता। तो कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं कि मास ऑफ रिएक्टेंट किसके इक्वल रहता है, मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल ही रहता है, मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल ही रहता है। मतलब कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो हमें क्लियर हो गया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड का मास और राइट हैंड साइड का मास रहता है बिल्कुल ही बराबर, बिल्कुल ही इक्वल। और अगर एक बात अगर हम और डिटेल में जाके करें तो अगर मास बराबर है तो एटम्स भी तो बराबर ही होंगे, क्योंकि मास तो एटम ही कैरी करते हैं। आप कह रहे हो मास चेंज नहीं होगा, मतलब नंबर ऑफ एटम्स भी चेंज नहीं होते। जितने एटम्स यहां होंगे लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में उतने ही एटम होंगे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एटम ही तो मास को कैरी करते हैं। आई थिंक आपको यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का ब्रीफ डिस्कशन हो गया होगा, बिकॉज ये वन शॉट वीडियो हम इसको डिटेल में नहीं लेके जाएंगे, इतना ही बताएंगे जितना सफिशिएंट है और आप नंबर गेन कर पाओ। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आई थॉट आपको क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को देखने वाले हैं। तो देखते हैं, ये जो साइंटिस्ट हैं ये हमारे हैं जोसेफ प्राउस्ट। ये कौन है, जोसेफ प्राउस्ट। और इन्होंने एक बहुत ही फेमस लॉ दिया था जो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एक बड़ा ही फेमस लॉ है जो जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था, और इसकी हाईली क्या है जस्टिफिकेशन है, इसका बहुत हाई यूज है। कैसे है देखते हैं, हम इस लॉ को डिटेल में डिस्कस करते हैं जरा कि क्या है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो ये बोलता है दिस लेड टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन व्हिच इज आल्सो नोन एज द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। मतलब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को हम लोग लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का नाम भी दे सकते हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का नाम भी दे सकते हो, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को। इसका स्टेटमेंट क्या है वो देखते हैं। दिस लॉ वाज स्टेटेड बाय प्राउस्ट एज इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड या डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। मतलब जब भी कोई केमिकल सब्सटेंस बनता है तो उस केमिकल सब्सटेंस के बनने में जो भी एलिमेंट यूज किए गए हैं वो हमेशा एक फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास में ही कंबाइन होते हैं और उस केमिकल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। कैसे, कौन सा केमिकल सब्सटेंस लेके हम इसको समझे, कोई भी ले सकते हो, कोई भी केमिकल सब्सटेंस आप ले लो। आप वाटर ले सकते हो, आप अमोनिया ले सकते हो, आप CO2 ले सकते हो, कोई भी केमिकल सब्सटेंस ले लो। जब भी इस कोई भी केमिकल सब्सटेंस बनेगा इसके अलावा भी, तो उसके बनने में जो भी एलिमेंट इन्वॉल्व है वो एक फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास में ही कंबाइन हुए होंगे, तभी ये केमिकल सब्सटेंस बनेगा। अगर वो फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास में कंबाइन नहीं होते तो केमिकल सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, है ना। जैसे कि अगर हम CO2 को लेकर चलते हैं, CO2 हमने CO2 कंपाउंड बनाना है, ओके। अगर हमने CO2 का कंपाउंड बनाना है तो इसमें क्या क्या होगा, कार्बन एलिमेंट होगा और ऑक्सीजन भी एलिमेंट होगा ना। तो मतलब CO2 में क्या होगा, कार्बन एलिमेंट होगा और ऑक्सीजन एलिमेंट होगा, है ना। कार्बन एलिमेंट होगा एंड ऑक्सीजन एलिमेंट होगा और CO2 कंपाउंड की फॉर्मेशन हुई होगी। तो क्या होगा, इनका फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन हुए होंगे और CO2 की फॉर्मेशन हुई होगी, वो देखते हैं जरा। पहले हम लोग देखते हैं CO2 के एक मॉलिक्यूल को। हम यहां पर पहले CO2 के एक मॉलिक्यूल को देखें। अगर हमारे पास एक CO2 मॉलिक्यूल हो तो एक CO2 मॉलिक्यूल में क्या होगा, उसमें एक कार्बन एटम होगा, उसमें 2 ऑक्सीजन एटम होंगे,
तो अगर हम इनका मास देखें तो एक कार्बन एटम्स का मास होता है 12u यूनिफाइड मास, और एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है 16u, बट वी हैव 2 ऑक्सीजन एटम, तो इट बिकम डबल 32 यूनिट्स। बनेगा या नहीं बनेगा? 32 यूनिट्स बनेगा। अब हम क्या करेंगे, इनका रेशियो निकालते हैं, रेशियो बाई मास, फिक्स प्रोपोर्शन बाई मास ही तो निकालना है। तो रेशियो करेंगे यार, C/O कितना बनेगा 12u अपॉन में 32u, u से u कैंसिल, कितना बनेगा दैट इज 3/8। 3/8 हमें समझ आ गया कि जब भी कार्बन और ऑक्सीजन 3:8 में कंबाइन होंगे तभी हमारा CO2 का फॉर्मेशन होगा। तो मतलब C एलिमेंट और O एलिमेंट जो है वो 3:8 में ही कंबाइन होंगे, तभी CO2 कंपाउंड का क्या हो पाएगा, फॉर्मेशन हो पाएगा। ठीक है, तो ये वाला लॉ भी आई थिंक क्लियर हो गया जो प्राउस ने बताया कि जब भी कोई केमिकल कंपाउंड बनता है तो उस केमिकल कंपाउंड के बनने में इन्वॉल्व किए गए एलिमेंट हमेशा फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास, डेफिनेट कंपोजिशन बाय मास में कंबाइन होते हैं और उस केमिकल सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है। 3:8 में ही जब कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होंगे तभी CO2 की फॉर्मेशन हो पाएगी। तो दोनों लॉज आई थिंक आपको क्या हो रखे होंगे, क्रिस्टल क्लियर हो रखे होंगे। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट हमें क्या देखना है, नेक्स्ट देखना है कुछ एग्जाम्पल्स। अब हमें कुछ एग्जाम्पल्स दिखा रखे हैं जो कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बाय मास को आपको और ज्यादा क्रिस्टल क्लियर कर देंगे। क्या है पहला, इन अ कंपाउंड सच एज वाटर, अगर हम वाटर की बात करते हैं तो हमें पता है वाटर कंपाउंड में हाइड्रोजन एलिमेंट रहा होगा एंड ऑक्सीजन एलिमेंट रहा होगा। तो हाइड्रोजन एलिमेंट और ऑक्सीजन एलिमेंट वाटर कंपाउंड के फॉर्मेशन में हमेशा 1/8 मतलब 1:8 में कंबाइन होते हैं और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। अब वो वाटर आप कहीं से भी लेके आ गए, व्हाट इज द वट एवर द सोर्स ऑफ वाटर, आप लेक्स से आओ, रिवर से आओ, ओशियन से आओ, कहीं से भी आओ, चाहे अपने गली के पास वाले नाले से उठा लाओ पानी, कहीं से भी लेकर आए हुए पानी में, वाटर में, H2O में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हमेशा 1:8 में कंबाइन रहे होंगे बाई मास एंड वाटर की H2O की फॉर्मेशन हुई होगी, है ना। तो पहला एग्जांपल आई थॉट आपको वेरी मच क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसी एग्जांपल का वाइस वर्सा वाला पार्ट है। वाइस वर्सा वाला पार्ट है, वो बोल रहा है इन 9 ग्राम ऑफ वाटर इज डिकम्पोज 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आर ऑलवेज ऑब्टेन्ड। मतलब कि जब हम 9 ग्राम पानी ले लेना, 9 ग्राम वाटर, हमने वाटर ले लिया और वाटर को डिकम्पोज करके क्या बनेगा, H2 बनेगा और O2 बनेगा। तो जब अगर हमने ये 9 ग्राम लिया है वाटर और हम इसको किसी अपनी टेक्निक की हेल्प से, वो टेक्निक्स क्या होती है वो आप फर्दर क्लास में पढ़ोगे, बस होती है टेक्निक जिसकी हेल्प से हम वाटर को डिकम्पोज कर पा रहे हैं। तो 9 ग्राम वाटर को डिकम्पोज करने से क्या मिलेगा हम लोगों को, 8 ग्राम तो ऑक्सीजन मिल जाएगा और 1 ग्राम हाइड्रोजन मिल जाएगा। तो ये वाला एग्जाम्पल भी शो कर रहा है ना कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 में कंबाइन हुए तो 9 ग्राम वाटर का फॉर्मेशन हो गया। आई होप आपको ये वाला एग्जाम्पल भी क्लियर हो रखा होगा। तो नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल पे चले। नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल बोल रहा है इन अमोनिया नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द रेशियो 14:3 बाय मास व्हाटएवर द मेथड और द सोर्स फ्रॉम विच इट इज ऑब्टेन्ड। मतलब कि अगर हम अमोनिया की बात करते हैं तो अमोनिया के फॉर्मेशन में भी नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन जो कंबाइन होते हैं उनका बाई मास रेशियो जो रहता है वो रहता है 14:3। 14:3 में नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कंबाइन होंगे एंड अमोनिया की फॉर्मेशन करेंगे। ओके, तो यहां पर हमें लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्लियर हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्लियर हो गया और चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन भी हमने समझ लिया। अब हम देखते हैं हमें आगे इस चैप्टर में क्या कवर अप करना है। आगे कवर अप करना है डाल्टन्स थ्योरी। डाल्टन्स थ्योरी, ओके, डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी हम कवर करेंगे यहाँ, डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी। ओके, देखो अगर हम बात करते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की, तो डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी वो हाईली एक्सेप्टेबल थ्योरी थी, उसको बहुत ज्यादा हाईली एक्सेप्ट किया गया और डाल्टन ने उस एटम के बारे में जो भी कुछ डिस्कवर कर पाया, वो बता पाया, उसने उनको पोस्टुलेट्स के फॉर्म में इलेबोरेट कर दिया, जिससे कि आप बच्चों का काम आसान हो जाए, आप उसे आसानी से याद कर पाओ। और डाल्टन आपको ये भी बता के जा रहा है, समझ लेना कि 2 मार्क का क्वेश्चन मेरी थ्योरी में से आएगा ही आएगा, तो आपको इसको क्या करना है, इस पर फोकस डालना है। देखें डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बोलती क्या है। अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ऑल द मैटर्स वेदर एन एलिमेंट, अ कंपाउंड और अ मिक्सचर इज कंपोज्ड ऑफ अ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। तो डाल्टन ने यही कहा, आप कुछ भी ले लो, चाहे कोई एलिमेंट हो,
चाहे कोई कंपाउंड हो या हो कोई मिक्सचर, सबके सब बने रहते हैं किससे? एटम से मिलकर बने होते हैं। वो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स जिनको डेमोक्रिटस ने एटम बोला था, उसी से मिलकर बने हैं। ओके, तो मतलब कि यही है, डाल्टन ने यही कहा, कोई भी मैटर हो, वो एलिमेंट हो, वो कंपाउंड हो, वो मिक्सचर हो, सभी के सब बने रहते हैं एटम से ही, एटम के कॉम्बिनेशन से ही बनते हैं वो स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। उसके बाद उसने पोस्टुलेट ऑफ दिस थ्योरी कैन बी स्टेटेड एज फॉलोज। तो डाल्टन ने जो भी डिस्कवरी कर पाया, वो जो भी एक्सप्लेन कर पाया, उसने आप बच्चों के लिए क्या किया, सब कुछ उसको कंपाइल कर दिया 6 पोस्टुलेट्स में। तो देखते हैं डाल्टन के क्या है 6 पोस्टुलेट। आपने सभी के सभी को क्या करना है, डिटेल में लर्न कर लेना है। क्वेश्चन यहां से डेफिनेटली बनेगा आपके पेपर में फॉर 2 मार्क्स। तो क्या है पोस्टुलेट डाल्टन के, पढ़ते हैं भाई वन बाय वन। पहला पोस्टुलेट बोल रहा है ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। मतलब कि जितने भी मैटर्स होते हैं ना, जितने भी मैटर्स होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स जिनका नाम एटम है, उसी से मिलकर बने होते हैं। मतलब कि कोई भी मैटर हो, एलिमेंट हो, कंपाउंड हो, मिक्सचर हो, एनी मैटर, इट इज ऑलवेज मेड अप ऑफ अ वेरी स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। उन्हीं के कॉम्बिनेशन से ही बना होता है। फर्स्ट पोस्टुलेट क्लियर हो गया आप बच्चों को। सेकंड देखो, एटम्स आर इंडाइविजिबल पार्टिकल्स which cannot be created or destroyed in a chemical reaction। मतलब जब भी एक केमिकल रिएक्शन होती है, मतलब कि दो रिएक्टेंट्स मिलते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट अभी हम लोग लेट करके चलते हैं 2 रिएक्टेंट्स हमारे पास है, और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, किसी नई चीज की फॉर्मेशन होती है। तो उस केमिकल चेंज के दौरान, एक केमिकल रिएक्शन के दौरान जो एटम्स होते हैं ना, which cannot be created or destroyed, ना तो वो क्रिएट होते ना ही डिस्ट्रॉय होते। कहीं ना कहीं अभी आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ के आए हो। क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा? बिल्कुल दे रहा है सर, बिल्कुल दे रहा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की जस्टिफिकेशन ही है ये वाला लॉ। ओके, ये वाला जो पोस्टुलेट है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का जस्टिफिकेशन है। वो यही बोल रहा है कि जब भी एक केमिकल रिएक्शन होती है तो एटम ना बनते ना टूटते। एक रिएक्शन के दौरान जो छोटे छोटे इंडिविजिबल पार्टिकल्स एटम हैं वो ना बनेंगे ना ब्रेक होंगे, और उनके वो सिमिलर ही रहेंगे, और उन्हीं वही मास कैरी करते हैं, इसलिए मास भी सिमिलर ही रहता है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी क्या कर रहा है, इनडायरेक्टली जस्टिफाई कर रहा है। तो दोनों हमारे ये पोस्टुलेट क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट हम थर्ड वाले पोस्टुलेट्स पे चलते हैं। थर्ड वाला पोस्टुलेट क्या बोल रहा है, एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, मतलब कि जो एटम्स होंगे एक किसी गिवन एलिमेंट के, लेट कर लेते हैं कार्बन के, लेट कर लेते हैं कार्बन के, तो वो कह रहा है जब भी किसी एलिमेंट के जो एटम्स रहेंगे, हमने बना दिए हैं कार्बन के एटम्स, वो सब क्या होंगे, एक सिमिलर प्रॉपर्टीज रखेंगे और सिमिलर शेप, साइज, फिजिकल काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज भी रखेंगे। मतलब सेम उनका मास भी होगा और केमिकल प्रॉपर्टीज भी होगी। ये बड़ा ही बेसिक सा पॉइंट था कि एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स आपको मिलेंगे, सब कुछ, सबका मास सेम होगा, सबका केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर ही होगा। ओके, थर्ड पॉइंट इज वेरी मच क्लियर। फोर्थ पे देखते हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। बिल्कुल सही बात है। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। हम लोग ले लेते हैं कार्बन और ले लेते हैं ऑक्सीजन, है ना। अगर हम कार्बन की बात करें, कार्बन होता है सॉलिड स्टेट में, ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन होता है गैसियस स्टेट में, है ना। इसका मास होता है, कार्बन के एटम्स का मास होगा 12 यूनिट, ऑक्सीजन के एटम्स का मास होगा 16 यूनिट्स। तो ये बात क्या सेटिस्फाई नहीं हो रहा है वाला पोस्टुलेट कि अगर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट हैं तो उन डिफरेंट एलिमेंट के जो डिफरेंट एटम्स भी होंगे वो भी मास में भी डिफरेंट होंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज में भी डिफरेंट होंगे। कैसे? कार्बन का एटम सॉलिड होगा, ऑक्सीजन का एटम गैसियस स्टेट में होगा। कार्बन वाले एटम का मास 12 यूनिट रहा होगा, ऑक्सीजन वाले का 16 यूनिट रहा होगा। तो डिफरेंट एलिमेंट से आए एटम्स का मास भी डिफरेंट होता है एंड उनका केमिकल प्रॉपर्टी में भी डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। फोर्थ पोस्टुलेट भी क्लियर हो गया। फिफ्थ देखें, फिफ्थ क्या बोलता है, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड्स। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एटम्स क्या करते हैं, स्मॉल होल नंबर में कंबाइन होते हैं और कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। कभी फ्रैक्शनल मैनर में कंबाइन नहीं होते। होल नंबर मतलब लाइक 1 2 3 इस काइंड से। ये वाला पोस्टुलेट क्लियर है ना कि मतलब जब भी कंपाउंड बनेगा और कंपाउंड के बनने के लिए एटम्स कंबाइन होंगे, वो एटम हमेशा होल नंबर में कंबाइंड होंगे 1 2 3 4। कभी भी 1/2 1/8 फ्रैक्शन में वो नहीं होते हैं कंबाइन, कभी भी नहीं होते हैं। ये वाला पोस्टुलेट भी क्लियर हो गया होगा। 6 देखते हैं, द रिलेटिव नंबर एंड द काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। क्या ये वाला पोस्टुलेट लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन को नहीं करता जस्टिफाई?
आंसर है बिल्कुल करता है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन था उसको ये वाला लॉ पोस्टुलेट करता है, हाईली जस्टिफाई। क्या बोलता है कि नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। एक गिवन कंपाउंड में, एक गिवन केमिकल सब्सटेंस में जो कितने एटम्स होंगे और कौन से टाइप्स के होंगे वो सिमिलर रहता है। मतलब कि अगर हमारे पास एक CO2 कंपाउंड है तो उसके बनने के लिए क्या रहा होगा, कार्बन और ऑक्सीजन, ये दो ही एलिमेंट रहे होंगे और इनमें भी इनके जो टाइप्स होंगे और उनके जो नंबर होंगे वो भी क्या रहेंगे, सिर्फ क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल एक CO2 का मॉलिक्यूल बनाना है तो एक ही तो कार्बन होगा और दो ऑक्सीजन के एटम्स रहे होंगे, तो फिक्स रहेंगे, टाइप और उनका नेचर दोनों क्या रहेगा, फिक्स ही रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। आपको आई थॉट ये सारे के सारे पोस्टुलेट हो गए होंगे क्रिस्टल क्लियर। हमने डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी भी कवर कर ली, हमने लगभग 20% चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमें क्या देखना है। नेक्स्ट हमें एक क्वेश्चन को देखना है। वो क्वेश्चन क्या है देखेंगे, which postulate of Dalton's atomic theory is the result of law of conservation of mass। तो ये तो मैंने आंसर आपको अभी ही बताया है, मैंने पोस्टुलेट पढ़ाते हुए ही बता दिया आपको आंसर। हमारा जो पोस्टुलेट नंबर 2 था, वो पोस्टुलेट नंबर 2 इसका एग्जाम्पल था। वो पोस्टुलेट नंबर 2 हाईली जस्टिफाई करता था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। वो क्या बोलता था, वो यही बोलता था कि एक केमिकल रिएक्शन के दौरान, क्या बोलता था, यही बोलता था कि एक केमिकल रिएक्शन के दौरान एटम्स ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन atoms would not created nor destroyed। यही बोलता था कि एक केमिकल रिएक्शन के दौरान ना तो एटम बनते ना टूटते, और अगर एटम ना बनेंगे ना टूटेंगे, कांस्टेंट बने रहेंगे, तो वही तो मास कैरी करते हैं, तो मास भी कांस्टेंट बना ही रहेगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ये हाईली जस्टिफाई करता था आपका पोस्टुलेट नंबर 2। ओके, तो आपको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्लियर हो गई। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट वाला पार्ट, वो होगा व्हाट इज एन एटम। एटम क्या है, व्हाट इज एन एटम। तो देखते हैं, एटम इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर। बिल्कुल सही बात है, कोई भी मैटर हो, कोई मिक्सचर हो, कोई कंपाउंड हो, कोई एलिमेंट हो, कोई भी मैटर हो, सभी का सभी जो बिल्डिंग ब्लॉक है उन सभी का वो स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल एटम्स ही रहते हैं, है ना। कोई भी हो, चाहे एलिमेंट हो, चाहे कंपाउंड हो, चाहे हो मिक्सचर, कोई भी मैटर हो, एनी मैटर, उन सभी का जो बिल्डिंग ब्लॉक रहेगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा एटम्स। जो स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल एटम्स ही उन सबका क्या रहेंगे, बिल्डिंग ब्लॉक रहेंगे। जैसे कि आपने नहीं देखी बिल्डिंग, बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहते हो, दिल्ली, मुंबई, बड़ी बड़ी बिल्डिंग आप लोग देखते हो, उन सबका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, उन सबका बिल्डिंग ब्लॉक इज लाइक अ ब्रिक्स होती हैं नहीं, छोटी छोटी ईंटें होती हैं, उनको मिलके रूम बनते हैं, रूम से फिर कलेक्शन ऑफ रूम्स बिल्डिंग बनती हैं, बड़ी बड़ी ह्यूज बिल्डिंग्स। तो ऐसे ही जैसे ब्रिक एक बिल्डिंग ब्लॉक है किसी ह्यूज बिल्डिंग का, एटम एक बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी मैटर का। ओके, ये तो समझ आया कि एटम एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसी भी मैटर का। बट अब हम देखते हैं एटम होता क्या है, कितने साइज का है, हम उसको देख पाते हैं अपनी आंखों से। क्या हम एटम को अपनी आंखों से देख पाएंगे कि हाँ भाई देखो ये एटम जा रहा है, देख पाएंगे, एटम उड़ रहा है, देख पाएंगे, एटम दिख पाता है हमारे अपनी आंखों से, नेकेड आई से। एटम का साइज क्या होता है, चलो देखते हैं। हाउ बिग आर एटम्स, एटम्स कितने बड़े हैं। मोर देन मिलियंस ऑफ एटम्स व्हेन स्टैक्ड वुड मेक अ लेयर barely as thick a sheet of paper। आप जो नोटबुक पे काम नहीं करते हो, उसका एक पन्ना होता है ना जितना पतला, उस थिकनेस क्रिएट करने के लिए पता क्या होता है, मिलियंस ऑफ एटम्स लग जाए ना तब वो थिकनेस क्रिएट हो पाती है। ओके, मतलब कि मिलियंस ऑफ एटम जब कंबाइन हो जाए तो नोटबुक पेपर जितना थिकनेस क्रिएट कर पाते हैं। ओके, तो मतलब कि हमें इस बात से समझ तो आ रहा है कि एटम बड़े ही छोटे साइज के होते हैं,
जब मिलियंस ऑफ एटम भी कंबाइन होके नोटबुक जितने पतले शीट ऑफ पेपर जितना थिकनेस क्रिएट कर पाते हैं, मतलब कि पक्का है एटम्स बड़े ही छोटे साइज के रहते होंगे, उनका क्या साइज रहता है, क्या रेडियस रहता है? एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर। हमें पता है 1 नैनोमीटर इज 10 to the power -9 मीटर, यही होता है। 1 नैनोमीटर इज 10 to the power -9 मीटर और 1 मीटर इज 10 पावर 9 नैनोमीटर। मतलब एटम्स का साइज नैनोमीटर रेंज का रहता है। मतलब कि जो आपके एटम्स होते हैं ना वो अराउंड 10 पावर -9 मीटर या फिर आप 10 पावर -10 मीटर लिख लो, अराउंड इतने साइज के रहते हैं। ओके, मतलब एटम्स बड़े ही स्मॉलर साइज के रहते हैं, बड़े ही छोटे साइज के होते हैं। यहां से हमें ये क्लियर हो गया कि एटम्स नैनोमीटर साइज रेंज का होता है। ओके, ओके, अब हमने एटम देख लिया। अब हम क्या करते हैं, अब क्या हुआ, अब बहुत सारे हमारे पास एलिमेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल में। आप पढ़ोगे अपने नेक्स्ट क्लास में 10th में पीरियोडिक टेबल, आपको पता चलेगा कि देयर आर अराउंड 118 एलिमेंट डिस्कवर्ड येट। 118 एलिमेंट डिस्कवर किए जा चुके हैं अभी तक। अब आप बताओ 118 एलिमेंट हैं, क्या हम उनको रिमेंबर रख पाएंगे? इजी है उनको रिमेंबर रखना, तो डिफिकल्ट तो बहुत ज्यादा है। 118 एलिमेंट को कैसे रिमेंबर रख पाए? तो डॉल्टन ने क्या किया, अब डॉल्टन ने कुछ सिंबल्स दिए, प्रपोज बाय डॉल्टन, है ना। डॉल्टन ने कुछ सिंबल दिए और कहा आप इन सिंबल्स के थ्रू ना एलिमेंट्स को याद रख पाओगे। क्या थे डॉल्टन वाले सिंबल्स? देखो, उसने क्या किया, एक सर्कल बनाया और उसमें एक डॉट लगा दिया, इसका नाम रख दिया हाइड्रोजन। फॉस्फोरस में क्या किया, सर्कल बनाया और उसमें ये 3 इस तरह से एरोज बना दिए, फॉस्फोरस बन गया। कॉपर के लिए उसने सर्कल के अंदर C लिख दिया, गोल्ड के लिए सर्कल के अंदर G लिख दिया और साइड में लगा दिए डॉट्स। गोल्डन के लिए क्या किया, सर्कल को शेड कर दिया। सल्फर के लिए क्रॉस लगा दिए सर्कल के अंदर। लेड और प्लैटिनम के लिए सर्कल के अंदर L एंड P लिख दिया। ऑक्सीजन के लिए बिल्कुल 0 बना दिया, गोल अंडा, जो हमें कभी कभी मिल जाता है ना एग्जाम में, मेरे को मिल जाता है, आई थिंक आपको नहीं मिलता होगा, है ना, आप तो इंटेलिजेंट बच्चे हो। आयरन के लिए क्या लगा दिया, सर्कल के अंदर I लगा दिया। सिल्वर के लिए सर्कल के अंदर S लिख दिया। एंड मरकरी के लिए भी आप देख ही रहे हो क्या किया उसने। बट ये क्या इजी है? क्या ये आप जैसे बच्चों के लिए याद करना इजी है? ऐसे करके आप 118 एलिमेंट्स के सिंबल याद रख पाओगे? ये तो बड़ा ही डिफिकल्ट टास्क है। डॉल्टन ने पता ही नहीं क्या बता दिया हमें। तो फिर क्या किया, एक नेक्स्ट साइंटिस्ट आ गए जिनका नाम था बर्जीलियस। उन्होंने क्या किया, बर्जीलियस ने सजेस्ट किया दैट द सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स बी मेड फ्रॉम 1 or 2 लेटर्स ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट। बर्जीलियस ने कहा कि यार इतना बच्चों के लिए क्या ही हेक्टिक कर रहे हो, क्लास 9th के ही तो बच्चे हैं, वो इतने सारे सिंबल्स को कैसे याद रख पाएंगे? आप क्या करो, जो एलिमेंट का नाम है ना, उस एलिमेंट के नाम के ही स्टार्टिंग के वर्ड को यूज करके या स्टार्टिंग के और सेकंड वर्ड को यूज करके, जो लेटर है उसको यूज करके उसको सिंबल दे दो, वो इजी होगा। तो बर्जीलियस ने यही कहा कि जो सिंबल होंगे ना एलिमेंट्स के, आप क्या करो, एक को यूज कर लो या 2 लेटर्स को यूज कर लो उसके नाम के और सिंबल क्रिएट कर दो। अच्छा, ऐसी भी बातें हुई। फिर कैसे सिंबल क्रिएट किए गए देखते हैं जरा। ओके, so the names of the element which were derived from the names of the place where they were found for the first time। तो क्या किया गया, आपको देखने को मिलेंगे कि कुछ कुछ जो सभी एलिमेंट्स का नाम फर्स्ट लेटर का या फर्स्ट और सेकंड लेटर के कॉम्बिनेशन से नहीं बनाया गया। किसी एलिमेंट के नाम के लिए किसी चीज को यूज कर लिया गया और किसी के लिए किसी अदर चीज को। जैसे कि पहला तो हमने देख लिया, कुछ एलिमेंट्स के नाम के लिए उनके सिंबल के लिए उनके नाम के ही पहले और दूसरे लेटर को उठा लिया गया। सेकंड देखो, सेकंड में ये बोला गया है कभी कभी कुछ एलिमेंट्स के नाम के लिए ना उनके जिस प्लेस पर वो मिले थे, उन्हें सबसे पहले डिस्कवर किया गया था, उसके नाम पर भी उन एलिमेंट का नाम रख दिया गया। ओके, ऐसा भी हुआ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कॉपर के साथ हुआ था ऐसा, उसका नाम सिप्रस से रखा गया, है ना। कॉपर का जो नाम है ना वो इस सिप्रस वर्ड से रखा गया क्योंकि इस जगह पर, इस प्लेस पर, सिप्रस में वो कॉपर फाउंड किया गया था, इसलिए कॉपर का नाम उस जगह के नाम पे रख दिया गया। ओके, इससे कॉपर का नाम क्या कर लिया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया। थर्ड देखो, जैसे गोल्ड है, गोल्ड को इंग्लिश वर्ड मीनिंग येलो से निकाल लिया गया। जो इंग्लिश वर्ड का मीनिंग येलो होता है इसीलिए गोल्ड का उसका नाम गोल्ड रख दिया गया। तो बहुत सारे थ्योरीज आए और किसी थ्योरी से हमने कुछ चीज एक्सेप्ट कर लिया, किसी थ्योरी में से कुछ निकाल लिया और ऐसे करके 118 एलिमेंट को क्या कर दिया, सिंबलाइज किया गया। ओके, कॉपर का नाम तो प्लेस से निकला और जो इंग्लिश वर्ड येलो है उसका यूज करके गोल्ड को नाम दिया गया। चलो, सिंबल दिया गया।
चलो इतना समझ आया हमें। कुछ एलिमेंट का नाम फर्स्ट और सेकंड लेटर को यूज करके निकाला गया। और देखते हैं IUPAC, which is the International Union of Pure and Applied Chemistry, approves the names of the element, है ना। जब भी किसी एलिमेंट को नाम सजेस्ट कराया जाता है तो हमारी एक इंटरनेशनल यूनियन होती है प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री की, IUPAC, वो ही क्या करती है, उन नाम्स को क्या करती है, यू कैन से वो करती है, एक्सेप्ट करती है। जब IUPAC उन नेम्स को एक्सेप्ट करती है तभी वो हम यूज कर पाते हैं। तो IUPAC इज अ गवर्निंग बॉडी। ये कैसी बॉडी है, एक गवर्निंग बॉडी है, जो कि किसी एलिमेंट का जब नाम दिया जाता है तो IUPAC ही उसको गवर्न करती है। Many of the symbols are the first one or two letters of the elements name in English. बहुत सारे एलिमेंट्स आप पढ़ते भी हो, अभी हम देखेंगे इस सेशन में आगे भी। बहुत सारे एलिमेंट्स का नाम क्या रखा गया है, फर्स्ट वर्ड और सेकंड वर्ड को यूज करके रखा गया। कॉपर जैसे कुछ एलिमेंट का नाम, जैसे कॉपर का उसके प्लेस जहां से वो मिला सिप्रस, वहां से रखा गया। इंग्लिश वर्ड येलो से गोल्ड का नाम रख दिया गया। तो ऐसे काफी सारे थ्योरीज आए। The first letter of a symbol is always written as a capital letter, uppercase, and the second letter as a lowercase, small letter. जब भी हम लोग दो सिंबल का यूज करके, दो लेटर का यूज करके एक एलिमेंट को सिंबलाइज करते हैं, तो यू नीड टू रिमेंबर दिस वेरी डीपली, कि जब भी हम लोग सिंबलाइज करते हैं ना, सिंबल बनाते हैं, सिंबल फॉर एन एलिमेंट, है ना, सिंबल फ्रॉम फॉर एन एलिमेंट, जब भी हम एक एलिमेंट को सिंबलाइज करते हैं, सिंबल बनाते हैं, उसके इंग्लिश नेम के टू लेटर का यूज करके, तो हमेशा जो फर्स्ट लेटर रहेगा, फर्स्ट लेटर रहता है वो कैसा रहता है, अपर केस रहता है, कैपिटल लेटर रहता है, एंड जो सेकंड लेटर रहता है वो लोअर केस रहता है, मतलब स्मॉल लेटर रहता है। ओके, ये बात क्लियर हुई। अब देखते हैं कुछ एलिमेंट्स को कैसे हमने उनको बनाया था अपर केस लोअर केस से। देख लो, हाइड्रोजन। अब आपको हम हाइड्रोजन को स्मॉल ऐसे सिंबलाइज कर दें, हाइड्रोजन, ये बिल्कुल गलत बात है। हाइड्रोजन हम एक ही वर्ड H से सिंबलाइज करते हैं और कैसे लिखते हैं, कैपिटल H, ऐसे। फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज अपर केस। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को क्या लिखते हैं, कैपिटल A और स्मॉल l। आप ऐसे A कैपिटल और L कैपिटल ऐसे नहीं लिखोगे, पहला अपर रखोगे, दूसरा लोअर केस रखोगे। कोबाल्ट, कोबाल्ट को क्या रखते हैं, CO। अगर हमने इसको ऐसे C और लिख दिया तो ये कोबाल्ट नहीं बनता, ये तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन जाता है। तो whenever you will write the symbol of any element by using its English name, the first letter will be kept positive upper case, second letter will be kept lower case. Okay, next हमारे पास है और थ्योरीज देखते हैं। कुछ और थ्योरीज से भी तो हम लोगों ने नेम रखे, जैसे कि आपको लगता होगा सोडियम। आप सोचोगे सोडियम का नाम तो S रख देना चाहिए, तो बस इसका नाम तो Na होता है। आपने पोटेशियम भी देखा होगा, पढ़ा होगा ना पोटेशियम। पोटेशियम का नाम हम एक्सपेक्ट करते हैं कैपिटल P रख ले, नहीं, बट इसको तो हम K बोलते हैं। और आपने आयरन देखा होगा, आयरन को तो हम कैपिटल I रख लेते हैं यार, नहीं, बट इसको हम Fe बोलते हैं। ये सब क्यों ऐसे, ये सब कैसे आ रहे हैं, ये तो इनके नाम से नहीं निकले, कैसे निकले हैं देखो। Symbols have been taken from the names of the element in Latin, German and Greek word. Okay, मतलब कभी कुछ कुछ एलिमेंट्स को, जैसे सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, आयरन हुआ, इनको नेम देने के लिए क्या किया गया, इनके जर्मन वर्ड, ग्रीक मतलब बेसिकली लैटिन वर्ड्स का यूज किया गया। कौन कौन से लैटिन वर्ड्स से, जैसे कि आयरन का नाम Fe होता है, वो उसके लैटिन वर्ड फेरम से आया है। ओके, मतलब ये आयरन का जो नाम है ना, ये इसके लैटिन वर्ड फेरम से बन के आया है। ओके, सोडियम का नाम Na, नेट्रियम से बन के आया है, ये उसका एक लैटिन वर्ड है, लैटिन नेम नेट्रियम से सोडियम का नाम रखा गया। और पोटेशियम, पोटेशियम का नाम कहां से आया है, कैलियम से आया है। तो हमें यह समझ आ गया कि कुछ कुछ एलिमेंट्स को नाम ना उनके लैटिन वर्ड का यूज करके भी रखा गया है। ओके, ये भी समझ आ गया। Therefore, each element has a name and a unique chemical symbol. और इसीलिए हर एक एलिमेंट का कुछ ना कुछ सिंबल है, यूनिक सिंबल है, और एक केमिकल नेम भी है। ओके, तो बहुत सारी थ्योरीज पढ़ी। एक बार अगर मैं सम अप करूं तो कुछ एलिमेंट का नाम तो वहां से आया, जैसे कॉपर का अपने जगह से, जहां पर प्लेस से वो डिस्कवर हुआ। कुछ का नाम हम लोगों ने उनके इंग्लिश नेम के लेटर्स का यूज करके रखा, जिसमें फर्स्ट लेटर को रखा अपर केस, सेकेंड लेटर को रखा लोअर केस। जैसे गोल्ड था तो उसका नाम इंग्लिश वर्ड येलो से निकाला गया।
जैसे कि आयरन था, सोडियम था, पोटेशियम था, इनका नाम लैटिन वर्ड से आया। ओके, तो ये सारा जो है ना, कहीं किसी का नाम किसी से आया, किसी अदर एलिमेंट का नाम किसी और चीज से निकाला गया। तो बेसिकली हर एक एलिमेंट का एक यूनिक केमिकल फॉर्मूला रखा गया एंड उसका एक केमिकल सिंबल भी रखा गया। ओके, ये चीज अभी हमें हो गई होगी क्रिस्टल क्लियर। नेक्स्ट है एटॉमिक मास। अब हम बातें करेंगे वेरी फेमस एटॉमिक मास की, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास की अगर हम बातें करें कि व्हाट एक्चुअली एटॉमिक मास वुड वांट टू से टू अस, क्या बोलना चाहता है एटॉमिक मास, तो देखो, द मोस्ट रिमार्केबल कंसेप्ट दैट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी प्रपोज वाज दैट ऑफ द एटॉमिक मास। मतलब कि जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी ना, उससे जो मोस्ट रिमार्केबल चीज निकल के आई, जो मोस्ट यूजफुल चीज निकल के आई फ्रॉम द डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी was none other than the concept of atomic mass। एटॉमिक मास का कंसेप्ट ही वो वाला कंसेप्ट था जो कि वेरी मच रिमार्केबल कंसेप्ट था फ्रॉम द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। क्या बोलता है ये देखो, द थ्योरी कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन सो वेल दैट साइंटिस्ट वर टू प्रपोज द एटॉमिक मास ऑफ एन एटम, है ना। मतलब कि वो थ्योरी इतनी ज्यादा क्या थी, डाल्टन्स थ्योरी, उसने कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाला जो लॉ था उसको इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया कि साइंटिस्ट को क्या किया गया, प्रॉम्प्ट किया गया कि आप एटम का एटॉमिक मास भी निकाल के बताओ। ओके, ठीक है, देखते हैं फिर एटम का एटॉमिक मास निकाल पाए हम लोग, देखते हैं। ओके, सिंस डिटरमाइनिंग द मास ऑफ एन इंडिविजुअल एटम वाज अ रिलेटिवली डिफिकल्ट टास्क, रिलेटिव एटॉमिक मास वाज डिटरमाइंड यूजिंग द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड द कंपाउंड फॉर्म्ड। यार आप बताओ, क्या हम एटम का मास निकाल पाएंगे, एटॉमिक मास? अगर हम बात करें हाइड्रोजन एटम की, हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है? हाइड्रोजन एटम का मास रहता है अराउंड 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। हम इसको ऐसे करके अगर हम हर एक एटम का नाम मास निकालने लगे तो क्या वो प्रैक्टिकली हम रिमेंबर रख पाएंगे? आप ही बताओ मेरे को, क्या इतना इस टाइप का मास अगर निकलता है एटम्स का तो क्या उसको रिमेंबर रखना इजी है? तो वो यही बोल रहा है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क था इंडिविजुअल एटम का मास निकालना, और उसको यूज करना भी डिफिकल्ट था। तो क्या किया गया, एटॉमिक मास में इंडिविजुअल एटम का एटॉमिक मास ना निकालकर वर्ड यूज कर दिया गया रिलेटिव एटॉमिक मास। तो हम लोग क्या करते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास को फाइंड आउट करते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास, समझ आया अब आपको कि हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास निकालते क्यों हैं? इंडिविजुअल एटम का एटॉमिक मास क्यों नहीं निकालते? क्योंकि इंडिविजुअल एटम का एटॉमिक मास देखो, जैसे हाइड्रोजन का आया 1.6 इंटू 10⁻⁻424 ग्राम, इस तरह की वैल्यू आती है जिसे रिमेंबर करना आसान नहीं है और इसको यूज करना भी आसान नहीं है। इसीलिए क्या किया गया, रिलेटिव एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट आया। इसमें क्या करते हैं हम लोग, रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ कंपाउंड कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म बाई कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो अब हम लोग एक कंपाउंड लेट करते हैं CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। हमने एक कंपाउंड लेट किया कार्बन मोनोऑक्साइड, तो हमें पता है किससे बना है कार्बन, CO और O एलिमेंट से बना है। कार्बन और ऑक्सीजन एलिमेंट से बना कार्बन मोनोऑक्साइड कंपाउंड। देखते हैं कैसे बनता है, क्या क्या प्रोपोर्शन यूज किए जाते हैं। It was observed experimentally that 3 ग्राम of carbon combined with 4 ग्राम of oxygen to form CO। ओके, मतलब कि जब भी CO की फॉर्मेशन होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन होती है, तो उसमें 3 ग्राम कार्बन किसके साथ कंबाइन होता है, 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है। इन अदर वर्ड्स कार्बन कंबाइंस विद 4/3 टाइम्स मास ऑफ ऑक्सीजन। या फिर अगर हम बात करें तो 1 ग्राम कार्बन कितने ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से कंबाइन होगा, 4/3 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन होगा। ऐसा बोल सकते हैं ना, 4/3 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन होगा। ओके, तो उसके बाद अब हमारा क्या था, रिलेटिव एटॉमिक मास का कंसेप्ट आया। तो रिलेटिव एटॉमिक मास में यही कहा गया रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास को AMU का नाम दिया गया, एटॉमिक मास यूनिट, जिसको बाद में फिर से चेंज किया जाएगा और U का नाम दिया जाएगा, यूनिफाइड मास का नाम दिया जाएगा। क्या मतलब है रिलेटिव एटॉमिक मास का, एटॉमिक मास यूनिट का? वो देखो, सपोज वी डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट अर्लियर एब्रिविएटेड एज AMU, बट अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट IUPAC रिकमेंडेशन it is now U, unified mass, as equal to the mass of one carbon atom
then we would assign carbon an atomic mass of 1 and oxygen an atomic mass of 1.33 U. However, it is more convenient to have these number as a whole number or near to the whole number possible. मतलब कि अगर हम प्रीवियस वाले एग्जाम्पल से रिलेट करके समझ रहे हैं ना, तो उसमें हमारे पास था कार्बन मोनोऑक्साइड और हमने देखा था 1 ग्राम कार्बन 4/3 ग्राम O2 के साथ कंबाइन हो रहा था और फॉर्म हो रहा था CO। अगर हम लोग 1 ग्राम कार्बन को रेफरेंस मान लें और इसको 1 यूनिट का नाम दे दें, तो मतलब कि 1 यूनिट कार्बन किसके साथ कंबाइन होगा, 1.33 यूनिट ऑफ O2 के साथ कंबाइन होगा। बट ये चीज ना हमारे लिए डिफिकल्ट है, हम 1.33 को नहीं रिमेंबर रख पाएंगे, इससे हमारी कैलकुलेशंस बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएंगी। इसीलिए हम लोग ट्राई करते हैं कि होल नंबर पे जा पाए या नियरेस्ट होल नंबर पॉसिबल है उस पर पहुंच पाए, रीच कर पाए। पहले ये कंसेप्ट एटॉमिक मास यूनिट बोला गया, उसके बाद इसको यू बोल दिया गया, यूनिफाइड मास बोल दिया गया अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट IUPAC रिकमेंडेशंस। ओके, अब हम रिलेटिव एटॉमिक मास निकालते कैसे हैं और हमने रेफरेंस क्या सेट किया है वो देखने वाली बात है कि हमने रेफरेंस सेट क्या किया। तो फिर रेफरेंस क्या सेट किया गया, हम कोई ऐसा रेफरेंस सेट करने की ट्राई करेंगे कि हमारे पास रेफरेंस सेट करने के बाद जो मैक्सिमम होना होल नंबर्स क्रिएट हो, वो देखते हैं क्या सेट किया गया रेफरेंस। ओके, सबसे पहले देखो बच्चा, सबसे पहले क्या किया गया, साइंटिस्ट ने सोचा कि हम लोग हाइड्रोजन को रेफरेंस ले लेते हैं, हाइड्रोजन को रेफरेंस ले लें। बट फिर देखा गया कि हाइड्रोजन ना रिएक्ट नहीं कर पा रहा था बहुत सारे एटम्स के साथ, तो इसके रेफरेंस को भी ब्रेक कर दिया गया कि सोचा गया हाइड्रोजन सही नहीं है, हम लोग ऑक्सीजन को रेफरेंस ले लेते हैं, ऑक्सीजन को रेफरेंस ले लें। बट फिर ऑक्सीजन को रेफरेंस लेने को में भी ना क्या हुआ, फिजिशियन एंड केमिस्ट में हो गया एक तगड़े वाला झगड़ा। मतलब जो फिजिशियंस थे, जो फिजिक्स वाले साइंटिस्ट थे हमारे फिजिशियंस, और जो हमारे केमिस्ट थे, उनमें क्या हो गया, एक बड़ा वाला फाइट हो गया। क्यों हो गया फाइट, उन्होंने कहा ऑक्सीजन को हम रेफरेंस नहीं यूज कर पाएंगे क्योंकि ऑक्सीजन ना, ऑक्सीजन 16 और ऑक्सीजन 18 अपने दो आइसोटोप में रहता है और दोनों की ही जो अबंडेंस है वो लमसम सिमिलर ही रहती है। मतलब ऑक्सीजन जितना आपको प्रोवाइडेड है नेचर में, उसमें ऑक्सीजन 16 और ऑक्सीजन 18 दोनों कंपेरेबल अमाउंट के हैं, तो ऑक्सीजन को भी रेफरेंस पे नहीं लिया गया। फिर सोचा गया हम कार्बन को रेफरेंस ले लेते हैं, कार्बन को ले लिया जाए रेफरेंस, क्योंकि अगर हम कार्बन को रेफरेंस लें, सबसे पहला तो कार्बन की अबंडेंस बहुत ज्यादा है हमारे पास, इसकी क्या है, हाई अबंडेंस है, हाई अबंडेंस है, इसकी अबंडेंस बहुत ज्यादा है। एंड दूसरा, कार्बन जो है मैक्सिमम कार्बन अपने 12 आइसोटॉप्स में ही रहता है 98.9%। लगभग कार्बन का, वैसे तो कार्बन 13 भी होता है, वैसे तो कार्बन 13 भी होता है एंड कार्बन 14 भी होता है, बट फिर भी कार्बन 12 जो है वो मैक्सिमम अबंडेंस में रहता है, वो 98.9% रहता है, इसलिए कार्बन को लिया गया रेफरेंस और स्टैंडर्ड सेट किया गया, वाज चूजन एज अ स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर मेजरिंग द एटॉमिक मास। मतलब कि एटॉमिक मास को जानने के लिए और पहचानने के लिए कार्बन 12 एटम को यूज किया गया एज अ रेफरेंस। ओके, one atomic mass unit is mass unit equals to the exactly 1/12 of the mass of one atom of carbon। मतलब कि जो कार्बन 12 एटम का मास था ना, तो उसका 1/12 पार्ट, मतलब 1/12 पार्ट ऑफ दी C12 एटम का मास जो है उसको 1 यूनिट का नाम दिया गया और इसको स्टैंडर्ड रेफरेंस सेट किया गया। ओके, ये बात समझ आई। मतलब जो कार्बन एटम था, उस कार्बन एटम के 1/12 पार्ट को रेफरेंस सेट किया गया और उसको 1 यूनिट का नाम दिया गया, और इसकी हेल्प से जब मास निकाला गया एटॉमिक मास, वो होल नंबर्स में मिला हमें सभी एटम्स का। इसीलिए द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एलिमेंट्स हैव बीन फाउंड विद रिस्पेक्ट टू द एन एटम ऑफ कार्बन 12। ओके, यहां पे हमें समझ आ गया कि रिलेटिव एटॉमिक मास निकाला गया, क्योंकि इंडिविजुअल एटम का तो एटॉमिक मास निकालना वाज हाईली डिफिकल्ट टास्क, और रिलेटिव एटॉमिक मास निकालने के लिए क्या किया गया, कार्बन 12 को एज अ रेफरेंस सेट किया गया। और वो क्यों किया गया वो भी मैंने इसमें किया, आपको डिटेल में एक्सप्लेन। चलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है वो, सिमिलरली द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट is defined as the average mass of the atom as compared to 1/12 mass of the carbon 12 atom। ओके, मतलब कि यहां इस बात को अगर मैं मैथमेटिकली लिखूं
अगर इस बात को अगर मैं मैथमेटिकली लिखूं, मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा, वो होगा किसी भी एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एनी एटम, ऑफ एनी एटम लिख लो, किसी भी एटम का जो रिलेटिव एटॉमिक मास होगा वो होगा मास ऑफ द एटम, उस एटम का मास अपॉन दी 1/12 मास ऑफ 1/12 मास ऑफ C12 एटम, 1/12 मास ऑफ C12 एटम। ओके, तो रिलेटिव एटॉमिक मास जो होगा किसी भी एटम का, वो उस एटम का मास डिवाइड बाय 1 यूनिट, दैट इज 1/12 द मास ऑफ C12 एटम। और आप इसको निकालोगे ना तो आपको पक्की बात है होल नंबर मिल जाएगा, होल नंबर पक्का आपको मिलेगा, और इसी की हेल्प से एटॉमिक मास को निकाला गया। अब आई थिंक आपको एटॉमिक मास निकालना हो गया होगा क्रिस्टल क्लियर। चलो, एटॉमिक मास ऑफ अ फ्यू एलिमेंट्स आर, कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास दे रखे हैं, आप लर्न कर लेना, दे आर हाईली इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन यही से बनता है, आपको एटॉमिक मास आएगा तो आप क्वेश्चन में फर्दर प्रोसेस कर पाओगे, अगर आपको एटॉमिक मास ही नहीं आएगा और ना उसने क्वेश्चन में दिया तो आप फंस जाओगे, है ना। तो एटॉमिक मास आप अच्छे से याद करेंगे। जैसे हाइड्रोजन एलिमेंट है तो इसका एटॉमिक मास है 1 यूनिट, कार्बन का होता है 12 यूनिट, नाइट्रोजन का होता है 14 यूनिट, ऑक्सीजन विल बी 16 यूनिट, sodium is 23 units, magnesium is 24 U, sulfur, chlorine are 32 U and 35.5 U, and calcium is 40 U unified mass. They are some elements and they are some their atomic masses. Okay, चलो अब हम नेक्स्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ डू एटम एग्जिस्ट, एटम कैसे एग्जिस्ट करते हैं, एटम कैसे रहते हैं। तो हमें पता है एटम्स क्या सिंगल स्टेट में तो रहते नहीं है, सिंगल स्टेट में तो नहीं रहते, पता है ना हमें, हम फर्स्ट स्टार्टिंग से ही बोलते आ रहे हैं कि एटम सिंगल स्टेट में नहीं रह सकते, कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं। ओके, बट आप बोलोगे सर हीलियम एटम तो सिंगल रह जाता है, सिंगल स्टेट में रह जाता है, यस वो तो रह जाता है। कैसे 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 हुआ, हीलियम एटम कैसे रह जाता है। तो यहां पर जो कॉन्सेप्ट आता है वो कॉन्सेप्ट आता है ऑक्टेट रूल का, वहां पर जो कॉन्सेप्ट आता है ये कॉन्सेप्ट आता है ऑक्टेट रूल का। ऑक्टेट रूल क्या बोलता है, ऑक्टेट रूल यही बोलता है कि अगर आउटर मोस्ट शेल में एक एटम के वैलेंस शेल में, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो स्टेबल रहता है और वो किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन नहीं करता। हीलियम के केस में ये ऑक्टेट रूल नहीं होता, ये होता है डुप्लेट रूल। उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन ही स्टेबल रहते हैं, इसलिए हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके आउटर मोस्ट शेल में, इसीलिए वो स्टेबल होता है, किसी दूसरे एटम से कंबाइन नहीं करता। जबकि जो अदर एटम्स हैं उनमें आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट पूरा नहीं होता, 8 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप नहीं हुए होते, इसीलिए वो कंबाइन करते हैं और एटम्स क्या करते हैं, अपने आप को स्टेबलाइज करने की ट्राई करते हैं। बिकॉज इन द होल यूनिवर्स एवरीबडी इज ट्राइंग टू बी गेट स्टेबल, है ना, यही तो ट्राई कर रहा है। ओके, तो अब हम देखें हाउ डू एटम एग्जिस्ट। तो एटम एग्जिस्ट कैसे करते हैं, तो हमें समझ आ गया कि एटम्स ऐसे तो एग्जिस्ट करते नहीं है सिंगल स्टेट में, कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करके मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। पर अब एटम कंबाइन कैसे होते हैं, ये भी तो बात है ना, एटम कंबाइन कैसे होते हैं वो भी पढ़ेंगे। एटम्स ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूल और आयंस। अच्छा, मतलब एटम क्या करते हैं, कभी भी सिंगल स्टेट में नहीं रह सकते, इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकते, कंबाइंड फॉर्म में जाते हैं, और उसे कंबाइंड फॉर्म में जाने के लिए वो क्या करते हैं, मॉलिक्यूल या आयन की फॉर्मेशन करते हैं। कैसे करते हैं जरा समझते हैं इस बात को भी हम लोग। देखो यहां पर देखिए, जैसे ये एटम हो गया और ये भी हो गया एक और अदर एटम। ओके, तो ये दोनों एटम क्योंकि इंडिपेंडेंटली तो रह नहीं सकते, मिलकर क्या बनाते हैं, एक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं, है ना। तो फर्स्ट जो मेथड होता है जिसके थ्रू एटम्स कंबाइन हो पाते हैं, फर्स्ट मेथड जो होता है जिसके थ्रू एटम कंबाइन हो पाते हैं, उसमें वो क्या करते हैं, ये दोनों एटम आपस में पास पास आते हैं और दोनों एटम आपस में पास पास आकर क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग कर लेते हैं, और म्यूचुअल शेयरिंग करके,
है ना। सपोज हम हाइड्रोजन की बात करें, ये भी एक हाइड्रोजन एटम हो गया और ये भी हाइड्रोजन एटम ले लो आप, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, इसके आउटर मोस्ट शेल में भी एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, है ना। तो अगर इन दोनों के आउटर मोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है और डुप्लेट रूल के अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू दी डुप्लेट रूल के अकॉर्डिंगली ये दोनों ही क्या चाहेंगे, अपने आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहेंगे, तो ये दोनों आपस में म्यूचुअल शेयरिंग कर लेंगे और दोनों के आउटर मोस्ट शेल में क्या आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और ये स्टेबल हो जाएंगे हाइड्रोजन के, और क्या फॉर्म कर लेंगे, H2 की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो म्यूचुअल शेयरिंग करके भी कंबाइन हो जाते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल बन जाता है। एक और केस समझो, कभी कभी एटम्स क्या होते हैं, एक एटम जो होता है और ये दूसरा एटम हो गया, एक एटम हमारा किंग होता है, दूसरा एटम हमारा बेगर होता है। लेट कर लेते हैं, मतलब कि एक एटम हमारा किंग होता है और दूसरा एटम हमारा बेगर होता है। किंग का मतलब उसमें बहुत सोना चांदी है, बहुत पैसा है, मतलब इस वाले एटम के पास तो हाई इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और बेगर है मतलब वो बेचारा गरीब है, उसे इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसमें क्या होते हैं, लेस इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ऐसा ही कुछ होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है ना, एक एटम पे तो जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए आउटर मोस्ट शेल में उससे ज्यादा हैं, और दूसरे एटम में जितने होने चाहिए उससे कम आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। तो ये एटम किंग एटम मान लो, इस एटम को बेगर एटम मान लो। तो किंग एटम क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को बेगर वाले को डोनेट कर देता है, और डोनेट कर देता है तो पॉजिटिव इंसान बन जाता है, तो पॉजिटिव चार्ज कैरी कर लेता है, और ये वाला एटम नेगेटिव चार्ज कैरी कर देता है। और ये तो नेचर का रूल है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पर एक बेसिक से काइंड ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिसकी वजह से ये दोनों एटम कंबाइन कर जाते हैं। तो एटम ऐसे भी कंबाइन कर जाते हैं, इस फोर्स की वजह से भी, जो यहाँ फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से भी क्या कर जाते हैं, कंबाइन कर जाते हैं। तो एटम इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकते, या तो ऐसे या फिर ऐसे कंबाइन कर जाते हैं, मॉलिक्यूल या आयन की तरह। ओके, और इन चार्ज पार्टिकल का ही नाम आयन होता है। इसी सेशन में डिटेल में देखेंगे इन चीजों को। ओके, द मॉलिक्यूल्स और आयंस एग्रीगेटेड इन लार्ज नंबर टू फॉर्म द मैटर दैट वी कैन फील, सी एंड टच। मतलब मॉलिक्यूल्स जो हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो जाते हैं और एक मैटर बन जाता है, फॉर्म कर लेते हैं, जिसको हम देख पाते हैं अपनी नेक्ड आई से, उसे टच भी कर पाते हैं, फील भी कर पाते हैं। ओके, तो ये समझ आया कि एटम कैसे कंबाइन होते हैं, क्योंकि सिंगुलर फॉर्म में, इंडिपेंडेंट फॉर्म में नहीं रह पाते वो। ओके, नेक्स्ट हम देखें व्हाट इज अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल क्या है, व्हाट इज अ मॉलिक्यूल। पढ़ते हैं, अ मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड that is capable of independent existence and shows all the properties of that substance। तो मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल एक सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल मॉलिक्यूल ही है जो अपने इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस रख सकता है। तो मॉलिक्यूल क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मतलब मॉलिक्यूल वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस पॉसिबल है, और वो उसके सब्सटेंस की, जिसका वो मॉलिक्यूल है, जिस कंपाउंड का वो मॉलिक्यूल है, उसकी सारी प्रॉपर्टीज भी शो करने के लिए कैपेबल होता है। ओके, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट कैन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल, है ना। मॉलिक्यूल जैसे कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल या CO2 मॉलिक्यूल। तो मतलब देखो, सेम एलिमेंट, सेम एटम भी कंबाइन हो सकते हैं, जैसे H2 में हुए, सेम एटम भी कंबाइन हो सकते हैं मॉलिक्यूल को बनाने के लिए। और जब सेम एटम कंबाइन होके मॉलिक्यूल बना, और ऐसे मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होते हैं तो उनसे एलिमेंट बनता है। और जब डिफरेंट एटम से मिलकर एक मॉलिक्यूल बना, है ना, डिफरेंट एटम से मिलकर बना ये, और जब डिफरेंट एटम से मिलकर एक मॉलिक्यूल बना और ऐसे ढेर सारे मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो जाएं, तो यहां से हमारे कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाती है। ऐसा है, मतलब एक मॉलिक्यूल सेम एलिमेंट के जुड़ाव से भी बन सकता है, डिफरेंट एटम्स भी मिलकर एक मॉलिक्यूल बना सकते हैं, सेम एटम्स भी जुड़कर एक मॉलिक्यूल बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखें। ओके, नेक्स्ट तो बन गया हमारे पास एक क्राउन। सबको अच्छा लगा ना देखने में क्राउन। क्राउन क्या है, ये सल्फर का क्राउन है। देखते हैं इसमें, द मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट आर कंस्टिट्यूटेड बाय द सेम टाइप ऑफ एटम्स, है ना। मतलब कि जो एलिमेंट होता है, मैंने प्रीवियस स्लाइड में ही बताया आपको
जो एलिमेंट होता है उस एलिमेंट में क्या होता है, सेम टाइप के एटम्स ही जुड़ाव करके मॉलिक्यूल बनाते हैं और ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं तो एलिमेंट का क्रिएशन हो जाता है। A molecule of an oxygen consists of two atoms of oxygen and hence it is known as diatomic molecule O2, है ना। अगर हम बात करते हैं O2 मॉलिक्यूल की, तो O2 मॉलिक्यूल में क्या है, दो ऑक्सीजन एटम है, और क्योंकि दो ऑक्सीजन एटम है इट इज कॉल्ड डायटोमिक, दैट इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होता है वो देखें, इफ 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन यूनिट इनटू अ मॉलिक्यूल वी गेट ओजोन। The number of atom constituted a molecule is called its atomicity। तो atomicity क्या है, atomicity means the number of atoms combine to form molecule। मतलब मॉलिक्यूल बनाने के लिए कितने एटम्स कंबाइन हुए वही क्या है, एटॉमिसिटी है। ये देखो सल्फर का मॉलिक्यूल दिया हुआ है एसिड, सल्फर एसिड की तरह एग्जिस्ट करता है, उसमें 8 सल्फर इस क्राउन शेप में कंबाइन रहते हैं। देख रहे होंगे आप, 5 सल्फर आपको ऊपर दिख रही होंगी, 1 2 3 4 एंड 5, 3 सल्फर आपको नीचे दिख रही होंगी 1 2 3। तो ऐसे 8 सल्फर कंबाइन होती हैं और एसिड मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। 8 सल्फर ये क्यों कंबाइन हुई है ये बता दो जरा आप, ये एक दूसरे को स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करने के लिए ही तो कंबाइन हुई हैं। 8 सल्फर आपस में इस तरह से कंबाइन होती हैं एक दूसरे को स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करने के लिए, एंड एसिड मॉलिक्यूल की क्या होती है, फॉर्मेशन हो जाती है। ओके चलो, अब हमने एटॉमिसिटी तो पढ़ा, एटॉमिसिटी का डेफिनेशन मैंने आपको लास्ट वाली स्लाइड में क्लियर किया। अब हम कुछ एलिमेंट्स की एटॉमिसिटी भी देखेंगे। नेम देखते हैं, ऑर्गन, ऑर्गन इज AR, ये कैसा है, एक नोबल गैस है, नोबल गैस है, जैसे कि हीलियम था और उसका आउटर मोस्ट शेल फिल है, वो स्टेबल है, तो वो क्यों किसी दूसरे एटम से कंबाइन होगा, वो तो मोनो एटॉमिक ही रहेगा, मोनो एटॉमिक। हीलियम सेम केस, सेम मोनो एटॉमिक। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन O2 की तरह एग्जिस्ट करता है, डायटोमिक। हाइड्रोजन H2 की तरह एग्जिस्ट करता है, डायटोमिक। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कैसे एग्जिस्ट करता है बताओ, N2 गैस, डायटोमिक। क्लोरीन Cl2 गैस, डायटोमिक। फोस्फोरस कैसे एग्जिस्ट करता है पता है आपको, बताओ, फोस्फोरस इंटरेस्टिंग है, बताओ। फोस्फोरस P4 होता है, ये व्हाइट भी होता है, P4 व्हाइट, P4 ब्लैक, P4 रेड, 3 तरह से बनता है। आपने माचिस की तिल्ली देखी होगी ना, उसके आगे रेड कलर का पार्ट लगा रहता है जिसका यूज करके हम क्या करते हैं, फायर करते हैं, तो वो रेड फोस्फोरस ही होता है। P4 टेट्रा एटॉमिक। सल्फर आपने अभी पढ़ा लास्ट स्लाइड में, ऐसे होता है पॉली एटॉमिक। पॉली एटॉमिक भी टेट्रा एटॉमिक भी, आप याद रख लो, अगर मोर देन 2 होंगे ना, मोर देन 2 एटम, आप उसको सिंपली पॉली बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको पॉली एटॉमिक बोल सकते हो। मोर देन 2 है ना, आप उसको पॉली एटॉमिक भी बोल सकते हो, पॉली एटॉमिक बोल रहे हैं। ओके नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज एन आयन, व्हाट एक्चुअली एन आयन इज। एक आयन क्या होता है, आयन, आयन क्या है, compounds composed of metals and non-metals containing charged species। okay, these charged species are known as ions। okay, मतलब कि एटम और ग्रुप ऑफ एटम carrying a fixed charge, यही क्या है, एक आयन है। आयन यही तो होता है। व्हाट इज एन आयन, एक सिंगल एटम हो सकता है, एटम का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, उन पे कोई फिक्स्ड चार्ज है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, उसे ही बोलते हैं हम आयन। आयन बनते कैसे हैं ये मैंने बताया था अभी, किंग एटम ने एटम को लूज किया, गेट अ पॉजिटिव चार्ज, बन गया कट आयन। नेगेटिव ने बेगर एटम ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, बना नेगेटिव चार्ज, उस पर बना एन आयन। वो भी देखते हैं अभी, इसमें दिया हुआ है हमें। एन आयन इज अ चार्ज पार्टिकल एंड कैन बी नेगेटिवली एंड पॉजिटिवली चार्ज। A negatively charged particle is called anion and the positively charged particle is called a cation। cation को पॉजिटिव से याद रखो, अनायन को नेगेटिव से याद रखो। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स
atom or a group of atom carrying a negative charge, fixed negative charge is anion, and a group of atom or n single atom carrying a positive charge is a cation. ओके, तो हमें आयन का छोटा सा डिटेल में डिस्कशन करना है अभी. सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड इज NaCl. Its constituent particle are positively charged Na plus ion and negatively charged Cl minus ion, है ना. अगर हम NaCl की बात करते हैं, दैट इज अ कॉमन सॉल्ट, तो इसमें क्या है NaCl में Na प्लस आयन एंड Cl माइनस आयन, है ना. दो आयन है, Na प्लस आयन और Cl माइनस आयन कंबाइन हुए, NaCl का फॉर्मेशन हो गया. आयंस may consist of a single charge atom or a group of atom that have a charge on them. ये वही बात है जो मैं अभी बोल रहा था, एटम सिंगल भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है और उन पे चार्ज हो सकता है, दैट इज कॉल्ड एन आयन. जब एक ग्रुप ऑफ एटम पर क्या होता है, चार्ज होता है, दे आर कॉल्ड पोली एटॉमिक आयंस, दे आर कॉल्ड पोली एटॉमिक आयंस. ओके, जैसे PO4 3 माइनस, SO4 2 माइनस, NH4 प्लस, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो. ये सर CH2 प्लस भी लिख सकते हो. दे आर पोली एटॉमिक आयंस, दे आर ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ फिक्स्ड पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज. ओके, नेक्स्ट है राइटिंग केमिकल फॉर्मूला. मैं आप लोगों को बता दूं, दिस इज 100% श्योरिटी कि ये क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम्स में देखने को मिले. यहां से क्वेश्चन फॉर श्योर एग्जाम्स में देखने को मिल सकता है. यहां पर हम क्या करेंगे, केमिकल फॉर्मूला बनाना सीखेंगे. उससे पहले वैलेंसी सीखेंगे, फिर केमिकल फॉर्मूला बनाना सीखेंगे. यहां से क्वेश्चन आ सकता है, देखना फिर इसको ध्यान से. द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एन कंपाउंड इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कॉम्पोजिशन. केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ही तो होता है, जब उसके सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. तो केमिकल फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज अ केमिकल फॉर्मूला, इट इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन. एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ही तो है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कॉम्पोजिशन. उसकी कॉम्पोजिशन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ही तो होता है केमिकल फॉर्मूला. तो केमिकल फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, केमिकल फॉर्मूला इस कंपाउंड का कंपोजिशन का सिंबॉलिक फॉर्म क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है. The combining power or capacity of an element is called its valency. ओके, मतलब कि वैलेंसी क्या है, जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है ना उस एटम की या उस एलिमेंट की, जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है वो वैलेंसी होती है. वैलेंसी को इस लाइन से तो समझ आई नहीं होगी आपको, समझेंगे, होल्ड कर लो जरा वैलेंसी को. वैलेंसी कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट हाउ द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विल कंबाइन विद एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट टू फॉर्म अ केमिकल कंपाउंड. ठीक है ना. वैलेंसी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट वाला फैक्टर है, जिसकी हेल्प से, जो कि कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है एक एलिमेंट की, है ना, उसी की हेल्प से हमें पता चलता है कि कैसे एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होता है और एक केमिकल कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है. मतलब कि एक केमिकल कंपाउंड की फॉर्मेशन में कैसे एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होता है, वो वैलेंसी ही बताती है. वैलेंसी कैसे निकालते हैं वो देखना है हमें डिटेल में, कि वैलेंसी समझ आए हमें पहले, तभी तो हम केमिकल फॉर्मूला बना पाएंगे. देखो वैलेंसी निकालने के लिए ना आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए बहुत ही अच्छे से. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको डिटेल में इसको अच्छे से आना चाहिए, तो आप कर लोगे. आपके लेवल पे अगर आप पीरियोडिक टेबल के स्टार्टिंग के 20 एलिमेंट्स को का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद कर लेते हो और उनका वैलेंसी भी याद कर लेते हो, समझ लेते हो, आपका काम चल जाएगा. तो इस चार्ट में मैंने यही शो किया हुआ है, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो किया हुआ है 20 स्टार्टिंग के जो आपके पीरियोडिक टेबल वाले एलिमेंट्स है. इनकी हेल्प से वैलेंसी निकालना सीखते हैं. अभी तो हमने सिर्फ वैलेंसी का डेफिनेशन पढ़ा कि वो एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है. एक एलिमेंट की जितनी कंबाइनिंग कैपेसिटी है वो उसकी वैलेंसी है. एंड वैलेंसी की वजह से ही हमें पता चलता है कैसे डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन होते हैं और एक कंपाउंड बनता है. बट वैलेंसी निकालते कैसे हैं, तो उसे निकालने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत पड़ती है. कैसे निकलती है वैलेंसी, देखते हैं. इस चार्ट को आप प्लीज डिटेल में लर्न कर लेना, ये याद हो जाएगा तो आप वैलेंसी इन सभी एलिमेंट की आराम से निकाल पाओगे. क्वेश्चन आपका पेपर में श्योरली अप्रोच कर पाओगे. ओके, सबसे पहला है, जैसे हम हाइड्रोजन को लेके चलते हैं. हम हाइड्रोजन को लें तो हाइड्रोजन
का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखो आप। हमें पता है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, 1 ही होता है सिर्फ, उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। और हमें पता है हाइड्रोजन में वर्क करता है डुप्लेट रूल, हाइड्रोजन और हीलियम सिर्फ इन्हीं दो में वर्क करता है डुप्लेट रूल। उसके बाद यूज करते हैं ऑक्टेट रूल, मैंने बताया आपको। तो इसके लिए वर्क करता है डुप्लेट रूल। डुप्लेट रूल का मतलब है आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन ही स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, सिर्फ एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसकी आउटर मोस्ट शेल वैलेंस शेल फिल हो जाएगी और स्टेबल हो जाएगा। तो वैलेंसी का मतलब है कितने इलेक्ट्रॉन्स उसको रिक्वायर होंगे अपने आउटर मोस्ट शेल को फिल करने के लिए, स्टेबिलिटी पाने के लिए। तो वैलेंसी यहां पर आ जाएगी 1, है ना, 1 आ गई वैलेंसी, इसे एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। ओके, अब हम देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा, ओके, आप देखो हीलियम, आप देखो नियन, आप देखो आर्गन। अगर हम इन तीनों को देखें तो हीलियम में देखो ये जो तीनों है ना, हीलियम, नियन और आर्गन, ये क्या होते हैं, नोबल गैसेस होती हैं, नोबल गैस होती हैं। और ये क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। ये ऑलरेडी स्टेबल होते हैं, जैसे कि टॉप 20 एलिमेंट्स में हीलियम है, नियन है और आर्गन है। मैंने इनको हाईलाइट करके दिखाया। ये तीनों के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ना पहले से ही आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड है, तो ये स्टेबल है, इसलिए इनके एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर पाते हैं और दूसरे किसी एटम से जाकर कंबाइन नहीं होते। वो क्यों ही कंबाइन हो, वो तो पहले से स्टेबल है। ओके, तो इन तीनों की बातें हो गई। मैंने हाइड्रोजन बताया, और कोई ले लेते हैं, नाइट्रोजन ले ले। चलो नाइट्रोजन लेते हैं, नाइट्रोजन निकाल लेते हैं, उसकी वैलेंसी निकालना सीखते हैं जरा। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पहले आपको आना चाहिए, क्या होता है, 2 और 5 होता है। मतलब कि नाइट्रोजन को अपने आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, तो इसका वैलेंसी हो जाएगा 3, उसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी हो जाएगी 3। और देखते हैं, और हम सिलिकॉन ले लें क्या, चलो सिलिकॉन ले लेते हैं क्या, ऐसा ही वाला ले ले। कितना बनेगा, 284 बनेगा। इसके आउटर मोस्ट शेल में इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए कि अपना स्टेबल कर जाए, ऑक्टेट रूल फॉलो कर जाए, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 4 ही इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ऐसे करके आप सभी का निकाल के देखना रफ कॉपी पर, आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा वैलेंसी का कंसेप्ट। और अगर आपको वैलेंसी का कंसेप्ट हो गया ना क्लियर, तो केमिकल फॉर्मूला निकालना फिर कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये टेबल आप अच्छे से याद करना, इस चार्ट को डिटेल में समझ लेना। अभी हम केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए कुछ रूल्स पढ़ते हैं और कुछ केमिकल फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चंस भी देखेंगे। The rules that have to follow while writing a chemical formula are as follows. Okay, मतलब जो रूल्स हैं जब हम केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं, तो केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए जो रूल्स यूज करेंगे वो देखते हैं। पहला रूल क्या बोल रहा है, द वैलेंसीज और चार्ज ऑन द आयन मस्ट बैलेंस। ओके, मतलब जब भी आप केमिकल फॉर्मूला लिखते हो तो जो चार्ज यूज करोगे या वैलेंसी होगी वो बैलेंस होगी। मतलब कि ये चीज आप क्वेश्चन से सही से समझोगे, बट मतलब समझ लो इसका, मतलब कि कंपाउंड ना आपको न्यूट्रल क्रिएट करना है। कंपाउंड कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। और कंपाउंड न्यूट्रल होने के लिए वैलेंसीज या जो चार्ज है उसको आपने बैलेंस करना पड़ेगा। तो वैलेंसीज और चार्ज ऑन द आयंस मस्ट बी बैलेंस, कंपाउंड को न्यूट्रल बनाना है हमने। ओके, दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, व्हेन अ कंपाउंड consists of a metal and a non-metal, the name or symbol of the metal is written first. For example, CaO, calcium oxide, sodium chloride, iron sulfide, copper oxide, etc. मतलब कि वो ये क्या बोल रहा है कि जब भी एक कंपाउंड बनता है ना, you can write it here, कि जब भी एक कंपाउंड बनता है ना और उस कंपाउंड की फॉर्मेशन में एक मेटल का यूज किया गया है और एक नॉन मेटल का यूज किया गया है, मतलब कि एक तो मेटल है एंड एक नॉन मेटल है, तो मेटल को हमेशा हम लोग फर्स्ट रखेंगे और नॉन मेटल को सेकंड रखेंगे। ओके, तो मतलब कि जब भी एक कंपाउंड की फॉर्मेशन के लिए मेटल और नॉन मेटल का यूज किया जाएगा तो मेटल का नाम पहले आएगा, नॉन मेटल का नाम बाद में आएगा। जैसे सोडियम क्लोराइड में होता है, सोडियम इज अ मेटल, उसका नाम पहले है, क्लोराइड इज अ नॉन मेटल, उसका नाम बाद में है ना।
जैसे ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड सल्फर नॉन मेटल्स हैं तो उनको हमने राइट साइड पे रखा है, जबकि कैल्शियम, सोडियम, आयरन एंड कॉपर आर मेटल्स, दे आर रिटन ऑन दी लेफ्ट साइड. Basically, when a compound is formed from by the help of a metal and a non-metal, and you are naming it, then you need to mention the name of metal first and the non-metal after that. Okay, ये रूल क्लियर हो गया. चलो, ओके. अगर आपको इतना आ गया ना, मैं आपको क्वेश्चन में क्रॉसओवर वाला मेथड और समझाऊंगा और आप केमिकल फॉर्मूला आराम से निकालना सीख जाओगे. उससे पहले ये समझो, आपको ना कुछ नेम्स हैं एंड सिंबल्स ऑफ सम आयंस. उन आयंस का सिंबल पता होना चाहिए, है ना, क्योंकि कभी कभी आयन आ गया, सल्फर फॉस्फेट आयन, हमें तो नाम फॉर्मूला ही नहीं आता उसका. तो ये टेबल बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए कि जैसे सोडियम है, सोडियम का कैसे बनता है आयन, Na+ आयन, सिंबल उसका Na+ आयन होता है. पोटेशियम के लिए K+ होता है, सल्फर के लिए Ag+, कॉपर के लिए Cu+. ये आपको डिटेल में लर्न कर लेनी वाली टेबल. मैग्नीशियम के लिए Mg2+, कैल्शियम के लिए Ca+2, जिंक के लिए Zn2+, आयरन के लिए Fe2+, कॉपर के लिए Cu2+. ऐसे ही दिया हुआ है. ब्रोमाइड के लिए Br- होता है ना, हाइड्राइड के लिए H- होता है, ऑक्साइड के लिए O2- होता है. आपको पता होना चाहिए. ऑक्साइड आ गया, बनाओ आप हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनाओ, आपको पता ही नहीं Br- होता है तो आप नहीं बना पाओगे. इसलिए आपको उनका सिंबल अच्छे से आना चाहिए पॉली एटॉमिक आयंस का. नाइट्राइड के लिए N3-, हाइड्रोजन कार्बोनेट के लिए HCO3-, कार्बोनेट के लिए CO32-, सल्फेट के लिए SO4 एंड फॉस्फेट के लिए PO4 होता है. अमोनियम क्या होता है, NH4+ आयन. ओके, तो ये टेबल डिटेल में समझ लेना, याद कर लेना. नेक्स्ट जो थर्ड वाला रूल का जो थर्ड वाला पार्ट है वो देखेंगे. इन अ कंपाउंड फॉर्म्ड विद पॉलीएटॉमिक आयंस, द आयन इज इनक्लोज्ड इन अ ब्रैकेट बिफोर राइटिंग द नेम टू इंडिकेट द रेशियो. In case the number of polyatomic ion is 1, the bracket is not required. For example, NaOH. मतलब कि जब हमारे पास होंगे पॉलीएटॉमिक आयंस, तो पॉलीएटॉमिक आयंस हैं, तो अगर पॉलीएटॉमिक आयंस हैं और पॉलीएटॉमिक आयंस सिर्फ 1 है, एक ही है, तो आप ब्रैकेट यूज नहीं करोगे, ब्रैकेट का यूज नहीं करोगे, जैसे हम NaOH में नहीं करते. OH- आयन एक सिंगल आयन होता है यहाँ पर. बट अगर पॉलीएटॉमिक आयन क्या है, मोर देन वन है, मोर देन वन है, जैसे कि हो सकता है, तो हम ब्रैकेट का यूज करेंगे, ब्रैकेट का यूज करेंगे. जैसे कि आप कोई अदर एग्जाम्पल भी ले सकते हो. कौन सा हम एग्जाम्पल ले, हम लोग ले सकते हैं CaOH का होल 2 हो गया, CaOH होल 2. तो इसमें 2 H के आयन थे, इसलिए हमने क्या यूज किया, ब्रैकेट यूज कर दिया. ओके, थर्ड वाला रूल भी क्लियर हो गया. तो अगर हम एक बार सम अप करें तो पहला रूल तो यही कहता था, वैलेंसी या चार्ज को बैलेंस करना होगा, आपको कंपाउंड को न्यूट्रल बनाना ही होगा. मेटल और नॉन मेटल है अगर कंपाउंड में, तो मेटल को पहले, नॉन मेटल को बाद में लिखना पड़ेगा. और अगर पॉलीएटॉमिक आयन एक है तो ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, एक से ज्यादा है आपने ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा. तीनों रूल हो गए आपको समझ में क्लियर. तो देखें अभी कोई और रूल बचा है क्या हमारे पास. चलो फोर्थ देखें क्या बोल रहे हैं. द सिंपलेस्ट कंपाउंड व्हिच आर मेड अप ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स आर कॉल्ड बाइनरी कंपाउंड. वैलेंसीज ऑफ सम आयंस आर गिवन in the table. I have already told you, you can use these two formula for the combined. ओके, तो ये वाला तो बहुत ही सिंपल सा रूल है, ये कुछ ज्यादा डिफिकल्ट बोल ही नहीं रहा. वो ये बोल रहा है कि जब दो एलिमेंट कंबाइन होंगे कंपाउंड बनेगा ना, मतलब जब दो एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से बनता है कंपाउंड, when the two elements combine and to form compound, तो वो होता है बाइनरी कंपाउंड. उसे क्या बोलेंगे हम, बाइनरी कंपाउंड. उसको हम बोलते हैं सर बाइनरी कंपाउंड. ओके, ये वाला रूल भी हो गया. फिर देखिए, व्हाइल राइटिंग द केमिकल फॉर्मूला फॉर कंपाउंड्स वी राइट द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट एंड देयर वैलेंसीज एज शोन बिलो. क्रॉसओवर वैलेंसीज, ये वाला जो रूल है ना फिफ्थ वाला, ये है क्रॉसओवर मेथड. ये है हमारा क्रॉसओवर मेथड. मैं इसको यहां पर नहीं समझाता, क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में और आपको डिटेल में क्रॉसओवर मेथड आ जाएगा समझ में. क्रॉसओवर मेथड यहीं पे हम समझ लेंगे क्वेश्चन के साथ ही. HCH हाइड्रोजन सल्फाइड. ओके, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड के लिए केमिकल फॉर्मूला पूछ रहा है. कैसे निकलेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड के लिए पूछ रहा है केमिकल फॉर्मूला. कुछ सिंपल कंपाउंड्स का केमिकल फॉर्मूला आपसे पूछ रहा है, निकाल के बताओ हाइड्रोजन सल्फाइड के लिए कैसे निकलेगा केमिकल फॉर्मूला.
हाइड्रोजन के लिए सिंबल आएगा H, सल्फाइड के लिए होता है S, ऐसे ही होता है। वैलेंसी लिखे तो इसकी वैलेंसी मैंने आपको टेबल में बताई थी S1 होती है, और इसकी कितनी होती है पता हो आपको, 2 होती है। क्रॉस ओवर का मेथड होता है, इसको इसके साथ चिपकाओ, इसको इसके साथ चिपकाओ, इसे बोलते हैं क्रॉस ओवर मेथड। तो क्या बन के आएगा, H2S बन के आ जाएगा, और फॉर्मूला क्या बनेगा, H2S ही बनेगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड पूछ रहा है आपसे। चलो मैग्नीशियम क्लोराइड, सिंबल लिख ले, सिंबल बताओ बच्चा, MgCl। ओके, Mg पे क्या होता है, चार्ज लिखे, Mg पे +2 चार्ज है, Cl पे -1 होता है, करेंगे क्रॉसओवर, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, क्या बनेगा, MgCl2। आप कहोगे सर यहाँ पे तो देखो Cl माइनस जो आयन है वो तो 2 है, Cl2 है, तो ब्रैकेट लगा लो, लगा सकते हैं ब्रैकेट। यहां पर पॉलीएटॉमिक आयन के केस में लगाते हैं ब्रैकेट, यहां पर ब्रैकेट की रिक्वायरमेंट आपको नहीं होगी। Thus in magnesium chloride there are 2 chloride ions. For each magnesium ion the positive and negative charge must balance each other and the overall structure must be neutral. तो देखो Mg पे +2 चार्ज था तो 2 Cl माइनस आए, +2 और -2 क्या हुआ, बैलेंस हुआ और कंपाउंड न्यूट्रल बन गया। ओके, ये वाला एग्जांपल हो गया आप बच्चों को क्लियर। ओके, 2 और एग्जांपल्स, सम मोर एग्जांपल। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम के लिए क्या बनेंगे Al, ऑक्साइड के लिए O, चार्ज लिखूं, सबको पता होगा एल्यूमिनियम +3 होता है, O-2, करेंगे क्रॉस ओवर, बनेगा Al2O3, क्या बन रहा है, Al2O3 बन रहा है। नेक्स्ट वाले को देखो, फॉर्मूला फॉर कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड इसको हम करेंगे यहाँ पर, कैल्शियम और ऑक्साइड ऐसे ही होता है, चार्ज बताओ, +2, दिस इज -2, क्रॉस ओवर होके क्या बनेगा, CaO, CaO बनेगा। आप कहोगे सर Ca2O2 बनना चाहिए, हाँ Ca2O2 ही बनना चाहिए, हम सिंपल रेशियो में लेकर जाएंगे उसको, हम सिंप्लीफाई करेंगे फॉर्मूले को और CaO लिखेंगे। Here the valencies of 2 elements are the same, you must arrive at the formula Ca2O2, है ना, और हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे CaO। ऑल राइट, आई होप आपको ये 4 एग्जाम्पल अच्छे से समझ आए होंगे, बड़े इंपॉर्टेंट वाले एग्जाम्पल थे। और देखते हैं हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, कौन सा है वो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एग्जाम्पल है। इसको देखें तो कैल्शियम इज Ca, हाइड्रोक्साइड इज OH, चार्ज देखें +2, इस पे होता है -1, क्रॉस ओवर करो CaOH का होल 2, और देखो ये पॉलीएटॉमिक आयन है ना OH, और एक से ज्यादा है तो ब्रैकेट लगाया हमने। Note that the formula of the calcium hydroxide is CaOH का whole 2 and not this. We use bracket when we have 2 or more the same ions in the formula. Here bracket around OH with a subscript to indicate that there are 2 hydroxide groups joined in one calcium atom. All right, है ना, तो वो यही बोल रहा है कि पॉलीएटॉमिक आयन है OH more than 1, तो हम लोगों ने क्या यूज किया, ब्रैकेट को यूज किया। हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे नहीं लिख सकते हो, ऐसे थोड़ी ना लिखोगे कि COOH2, नहीं, हम इसको ब्रैकेट डालेंगे और सबस्क्रिप्ट 2 है, सबस्क्रिप्ट 2 एक्सप्लेन क्या बता रही है कि देयर आर 2 OH आयंस, ओके, OH माइनस आयंस। एक और क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए, 1 मोर क्वेश्चन है, अमोनियम सल्फेट, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट वाला भी है। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम NH4 होता है, सल्फेट SO4, चार्ज क्या था, इस पे +1 रहता है अमोनियम पे, सल्फेट पे -2, करेंगे क्रॉस ओवर, क्या बन के आएगा, NH4 का 2 सल्फेट, ये बन के आ जाएगा, ऐसे बनेगा। ये वाला क्वेश्चन भी हो गया आपको क्रिस्टल क्लियर। तो अगर ये क्वेश्चन हो गया क्रिस्टल क्लियर, तो अब हम क्या करें, कुछ क्वेश्चन देख लें। जितना भी कंसेप्ट अभी हमने पढ़ा ना, उसका सबका मिला जुला सा एक क्वेश्चन है। हमने एटॉमिक मास समझा, मॉलिक्यूलर मास देखा, आयन देखा, क्वेश्चन देखते हैं वाला। ए पार्ट क्या है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकाल रहा है वाटर का। इसी सेशन में मैंने अभी बात करी थी 15-20 मिनट पहले एटॉमिक मास की, है ना, उसी की हेल्प से आप रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकलवा रहा है वाटर का, क्या होगा, निकालते हैं ए पार्ट को। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालोगे यार, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए आप सभी के एटॉमिक मास को सम करोगे। वाटर का एटॉमिक मास होता है, सॉरी,
हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 यूनिट एंड देयर आर 2 हाइड्रोजन एटम, तो हो गया 2 यूनिट, प्लस में ऑक्सीजन के लिए होता है 16 यूनिट, बन के आएगा 18 यूनिट। सिंपल था क्वेश्चन। बी वाला पार्ट देखिए, मॉलिक्यूलर मास पूछ रहा है आपसे HNO3 का। ये भी बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। HNO3 का मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए क्या करेंगे, सभी के एटॉमिक मास का सम अप करेंगे। हाइड्रोजन का 1 यूनिट होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 है एंड देयर आर 3 ऑक्सीजन, तो 48 हो गया। कितना बन के आएगा, 63 यूनिट्स। चेक करते हैं जरा हमारा आंसर ठीक है क्या, 18 यूनिट एंड 63 यूनिट। आंसर इज वेरी करेक्ट। यहां से आपको एटॉमिक मास की हेल्प से मॉलिक्यूलर मास निकालना आ गया इस वाले क्वेश्चन से। ऑल राइट, और देखते हैं मोल कंसेप्ट, मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कंसेप्ट। अब बातें होंगी मोल कंसेप्ट की। अगर हम बात करें मोल कंसेप्ट की तो सबसे पहले देख लो फॉर्मूला यूनिट मास। फॉर्मूला यूनिट मास, अगर हम बात करें फॉर्मूला यूनिट मास की तो फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है, फॉर्मूला यूनिट मास हम लोग जस्ट लाइक मॉलिक्यूलर मास ही होता है, जस्ट लाइक मॉलिक्यूलर मास ही निकालते हैं, बट हम सिर्फ वर्ड फॉर्मूला यूनिट मास यूज करते हैं इन केस ऑफ आयंस, इन केस ऑफ आयंस। ओके, जब आयंस होते हैं ना तो आयंस की हेल्प से जब कंपाउंड बना है तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूनिट मास वर्ड का यूज करते हैं। निकालना सिमिलर ही होता है जैसे हम मॉलिक्यूलर मास को निकालते हैं। क्या बोल रहा है, द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स इन अ फॉर्मूला यूनिट ऑफ द कंपाउंड। ओके, जैसे हम एटॉमिक मास निकाल का सम अप करके मॉलिक्यूलर मास निकालते थे, सिमिलर मैनर में फॉर्मूला यूनिट मास भी निकलेगा, बस नाम डिफरेंट हुआ है। आयंस के केस में फॉर्मूला यूनिट मास बोल रहे हैं। Formula unit mass is calculated in the same manner as we calculated the molecular mass. The only difference is that we use the word formula unit for the substance whose constituent particles are ions. मतलब जब कंपाउंड के अंदर जो फॉर्मेशन हुई है कंपाउंड की, उसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं आयंस, तो हम लोग वर्ड यूज करते हैं फॉर्मूला यूनिट। क्या वर्ड यूज करेंगे, फॉर्मूला यूनिट। ओके, सिमिलर मैनर में निकाला जाता है, लाइक समिंग अप द एटॉमिक मासेस, जो मॉलिक्यूलर मास निकालते थे, सेम मैनर। नेक्स्ट एक फॉर्मूला यूनिट मास आपसे निकलवाएगा इस एग्जांपल में सोडियम क्लोराइड के लिए, NaCl के लिए, क्योंकि NaCl कैसा है, एक आयोनिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है, एक आयोनिक कंपाउंड है। तो अगर हमारा NaCl एक आयनिक कंपाउंड है तो उसके लिए निकलेगा फॉर्मूला यूनिट मास। कैसे निकलेगा, सम अप करके एटॉमिक मासेस को निकालें तो Na के लिए होता है 23 प्लस में 35.5, अराउंड 58.5 यूनिट आ जाएगा फॉर्मूला यूनिट मास। ओके, आई होप समझ आया होगा। अब हमारा मेन होगा मोल कंसेप्ट का, जो कंसेप्ट होगा वो शुरू होगा मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट की कहानी, पहला देखो, अ केमिकल रिएक्शन इक्वेशन इंडिकेट डायरेक्टली द नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। ओके, एक केमिकल इक्वेशन, एक केमिकल इक्वेशन हमें क्या एक्सप्लेन करती है, एक केमिकल इक्वेशन हमें बताती है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स टेक पार्ट हुए हैं उस केमिकल रिएक्शन में, है ना। केमिकल रिएक्शन तो हो गई, हम उसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में ही तो रिप्रेजेंट करते हैं। तो केमिकल इक्वेशन हमें क्या बताती है, केमिकल इक्वेशन हमें यही बताती है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स क्या हुए हैं, रिक्वायर किए गए हैं, यूज अप हुए हैं इन द केमिकल रिएक्शन। Therefore, it is more convenient to refer the quantity of a substance in terms of number of its molecules or atoms rather than its masses. So a new unit mole is introduced. बिल्कुल सही बात है कि तो हम लोगों ने क्या किया, अगर हम लोगों को क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस की तरह से ही चलना है, मतलब कि अगर हम लोग क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस की जगह क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस को रिप्लेस कर देते हैं बाय नंबर ऑफ एटम्स, इसीलिए एक नया वर्ड मोल का क्या हुआ, डिस्कवरी हुआ। ठीक है, तो इसमें कहा कि एक केमिकल इक्वेशन तो हमें बताती है कितने नंबर ऑफ एटम्स यूज हुए इस केमिकल रिएक्शन में, तो हम केमिकल इक्वेशन में ग्राम्स का यूज क्यों करें, व्हाई वी आर यूजिंग क्वांटिटी, वी कैन यूज नंबर ऑफ एटम्स, और उसी नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल के लिए एक नया टर्म लाया गया मोल का। ओके,
तो 1 मोल क्या है? 1 मोल ऑफ एनी स्पीसीज एटम मॉलिक्यूलर आयंस is a quantity number having a mass equals to its atomic mass or molecular mass in gram. तो अगर हम बात करते हैं 1 मोल क्या है, 1 मोल is equals to the molecular mass या फिर atomic mass / atomic mass. मतलब कि 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल क्या है, उसके मॉलिक्यूलर मास के ही इक्वल होता है. ठीक है, चाहे वो जो सब्सटेंस है वो कैसा भी हो, चाहे उस स्पीसीज में मॉलिक्यूल्स का यूज किया गया हो, एटम्स का यूज किया गया हो, या आयंस का, या किसी अदर पार्टिकल का. ठीक है ना. तो जो मास होगा ना 1 मोल, वो क्या होगा? वो होगा इक्वल टू द एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इन ग्राम्स. ओके, अभी हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर. तो 1 मोल क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट स्लाइड में मूव करें. The number of particles, atom, molecule or ions present in 1 mole of any substance is fixed with a value of 6.022 into 10 power 23. मतलब कि 1 मोल जो होगा ना किसी भी सब्सटेंस का, एनी सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस हैज 6.022 into 10 power 23 पार्टिकल्स. ओके, मतलब कि किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल हो, आप कोई भी, जब भी 1 मोल वर्ड आएगा वो किसी भी सब्सटेंस के लिए हो, उसके अंदर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं. तो पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं? एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं. ओके, तो हमें 2 बातें समझ आ गई. हम लोग सभी बातों को सम अप करेंगे ना, तो हमारे पास इजीली क्वेश्चन हो पाएंगे. एक तो समझ आया कि 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास की इक्वली होता है इन ग्राम्स. दूसरा समझ आया किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल 6.022 into 10 power 23 पार्टिकल्स कंटेन करता है. दिस इज एन एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन्ड वैल्यू. ठीक है ना. ये वैल्यू जो थी 6.022 into 10 power 23 एक एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन्ड वैल्यू थी. द नंबर इज कॉल्ड द एवोगैड्रो कांस्टेंट और द एवोगैड्रो नंबर, रिप्रेजेंटेड बाय NO, नेम्ड फ्रॉम द ऑनर ऑफ द इटालियन साइंटिस्ट आर्मिडो एवोगैड्रो. ओके, देयर इज एन इटालियन साइंटिस्ट नेम्ड एवोगैड्रो. एक इटालियन साइंटिस्ट है जिनका नाम था एवोगैड्रो, उसका सिंबल होता है NO. उन्हीं के नाम पर उन्होंने ये नंबर एक्सपेरिमेंटली प्रपोज किया था एंड इन्हीं के नाम पर क्या रखा गया था, इस नंबर को एवोगैड्रो नंबर बोला जाने लगा था. ओके, तो दिस इज एवोगैड्रो नंबर. मतलब 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल, 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड, इट मींस 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड विल हैव एवोगैड्रो नंबर पार्टिकल्स. सब में एवोगैड्रो नंबर पार्टिकल्स, जितने ही पार्टिकल्स रहते हैं, एक कंपाउंड हो, कोई भी कंपाउंड हो, उसके 1 मोल में 1 मोल ऑफ एनीथिंग इज दिस इक्वल्स टू Na in number, as 1 dozen is 12 nodes and 1 gross is 144 nodes. Okay, next मूव करें. नेक्स्ट है the mass of 1 mole of a substance is equals to the relative atomic or molecular mass in gram. वही बात जो मैंने पहले बताई थी कि 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का क्या होगा, उसका रिलेटिव एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स की इक्वल होगा. एंड 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस हैज Na particles. The atomic mass of an element given as the mass of one atom of the element in the atomic mass unit U, that is unified mass. ओके, ये क्लियर हो गया आपको 1 मोल की कहानी. अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पे चले. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मोलर मास ऑफ एन एटम इज आल्सो नोन एज ग्राम एटॉमिक मास. कोई भी सब्सटेंस है उसका जो मोलर मास होता है, मोलर मास, उसी को हम लोग ग्राम एटॉमिक मास भी बोलते हैं. ग्राम एटॉमिक मास. तो कभी भी अगर ये वर्ड ग्राम एटॉमिक मास आ जाए ना, तो आप कंफ्यूज मत होना. ग्राम एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास ही होता है. मॉलिक्यूलर मास किसी भी कंपाउंड का ग्राम एटॉमिक मास ही कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 U. सो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 ग्राम. ओके, मतलब कि मॉलिक्यूलर मास ग्राम एटॉमिक मास ही है. कुछ भी नहीं करना, एटॉमिक मास में U, यूनिफाइड मास हटाओ, G ग्राम वर्ड यूज कर दो. जैसे कि हाइड्रोजन में अगर उसका एटॉमिक मास देखें तो U के टर्म में लिखते हैं यूनिफाइड मास 1 U. एंड अगर हम उसकी बात करें ग्राम एटॉमिक मास की, तो वो आएगा 1 ग्राम. 1 U hydrogen has only 1 atom of hydrogen, whereas 1 gram of hydrogen has 1 mole atoms, that is 6.022 into 10 power 23 atoms of hydrogen. Okay, next वाले को भी देखें. Similarly 16 U oxygen has 1 atom of 16 gram of oxygen has 1 mole atoms, that is 6.022 into 10 power 23 atoms. ये क्या बोल रहा है, मतलब समझो, कंक्लूजन समझो.
कंक्लूजन समझे इन दोनों स्टेटमेंट का, तो वो यही है, जब भी बात वर्ड यूज होगा यूनिट तो वहां बात होगी 1 एटम की, और जब भी वर्ड यूज होगा ग्राम वहां बात होगी 1 मोल एटम की, 1 मोल एटम की। यही कंक्लूजन है इन दोनों स्टेटमेंट्स का, कि जब हम बात करते हैं 1U तो मतलब हाइड्रोजन का मास है 1U, मतलब दैट इज 1 एटम का मास ऑफ है हाइड्रोजन का 1U। जब बात होती है 1 ग्राम हाइड्रोजन, मतलब देयर इज अ 1 मोल एटम्स ऑफ हाइड्रोजन हैज अ मास ऑफ 1 ग्राम। ऐसे ही जब हम बात करते हैं ऑक्सीजन का मास है 16 यूनिट, मतलब वो एक ऑक्सीजन एटम का मास है। जब हम बात करते हैं ऑक्सीजन का मास है 16 ग्राम, मतलब वो 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास 16 ग्राम। तो जब यूनिट वर्ड यूज होगा तो दैट इज रिप्रेजेंटिंग 1 एटम, जब ग्राम वर्ड यूज होगा अकॉर्डिंग टू ग्राम एटॉमिक मास दैट इज रिप्रेजेंटिंग 1 मोल एटम, मतलब कि 6.022 into 10 power 23 एटम्स। ओके, ये कंक्लूजन याद रखो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। अब हमारे पास क्या है, एक क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल गिवन है। इस एग्जाम्पल को डिटेल में करेंगे। इस एग्जाम्पल से आपको 2 से 3 फॉर्मूला भी क्लियर हो जाएंगे, और उन 2 से 3 फॉर्मूले को ही आप क्या करोगे, आपस में इंटरचेंज करोगे और नए नए फॉर्मूले क्रिएट करके अपने क्वेश्चन को इजिली सॉल्व भी कर लोगे। देखें क्या कह रहा है क्वेश्चन। सोल्यूशन क्या है यहाँ पे, 52 ग्राम ऑफ हीलियम में आपने बताना है नंबर ऑफ मोल्स। अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ मोल्स की, नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास स्मॉल n हो गया, हमें ये निकालना है। सबसे फर्स्ट केस है 52 ग्राम ऑफ हीलियम, तो हमें पता है मोल्स होता है स्मॉल m अपॉन में कैपिटल N, मतलब गिवन मास ओवर दी मोलर मास, मतलब ग्राम एटॉमिक मास। कितना बनेगा, गिवन मास 52 ग्राम, हीलियम का मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास, ये गिवन ग्राम एटॉमिक मास इज 4 ग्राम, ग्राम टू ग्राम कैंसिल, 13 आ जाएगा। इसका आंसर बनेगा 13 मोल्स। 12.044 इंटू 10 पावर 23 नंबर्स ऑफ हीलियम एटम्स में कितने मोल्स होंगे, ये भी बताना है हम लोगों ने। ओके, तो यहां पर फॉर्मूला हम यूज करेंगे मोल्स इक्वल्स टू n अपॉन में n नॉट। n क्या है, पार्टिकल्स गिवन, और n नॉट क्या है हमारा, एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर, या फिर यू कैन से पार्टिकल इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। तो ये कितना है, 12.044 है इंटू 10 पावर 23 अपॉन में 6.022 इंटू 10 पावर 23, 2 मोल आ जाएगा आंसर। इसका आंसर आएगा 2 मोल। ये क्वेश्चन हो गया होगा आपको हाईली क्लियर। देखते हैं, ये रिप्रेजेंटेशन आपको आना चाहिए, नंबर ऑफ मोल विल बी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल n, गिवन मास विल बी स्मॉल m, molecular mass will be written by capital M, given number of particle is capital N, and number of particle Avogadro number is NO. Okay, representation will be very much clear to you people. क्वेश्चन में पहले का आंसर हमारा 13 आया था जो कि बिल्कुल सही था, दूसरे का आंसर हमारा 2 आया था जो कि बिल्कुल सही था। अब हम करेंगे इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन जो आपके पेपर में आपको श्योरली देखने के चांसेस हैं। मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चन आपके पेपर में आपको 2 मार्क्स के लिए दिख सकता है। दिस इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करते हैं जरा इस क्वेश्चन को, क्या है इसका सॉल्यूशन। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, निकालना है आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एसिड प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर। ओके, 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर। अगर हम एसिड की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम निकालें इसका मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास क्या होगा एसिड का, 32 इंटू 8 अराउंड 256 ग्राम आ जाएगा। ये तो मोलर मास आ गया इसका, है ना, मोलर मास आ गया एसिड का 256 ग्राम, मतलब कि इन 256 ग्राम ऑफ एसिड अगर ये इसका मोलर मास है, मोलर मास का मतलब ये कितने, 1 मोल का मास है, मोलर मास का मतलब 1 मोल का मास है 256 ग्राम एसिड के, तो मतलब इतने ग्राम में 256 ग्राम ऑफ एसिड में क्या है, क्या होगा, इसके अंदर होंगे Na पार्टिकल्स, मतलब 6.022 इंटू 10 पावर 23 पार्टिकल्स होंगे। तो 1 ग्राम में कितने पार्टिकल्स होंगे, 1 ग्राम ऑफ एसिड में कितने पार्टिकल्स होंगे, 6.022 इंटू 10 पावर 23 अपॉन में 256। ये 1 ग्राम में पार्टिकल्स रहे होंगे एसिड के, और क्वेश्चन में हमें 16 ग्राम दे रखा है, तो 16 ग्राम में कितने रहे होंगे, 6.022 इंटू 10 पावर 23 अपॉन में 256
इंटू 16। बताओ क्या रहेगा आंसर? आंसर बताओ, जल्दी से कैलकुलेट करेंगे, आंसर बताएंगे कितना आएगा। आंसर आपका अराउंड आएगा, यहां लिखते हैं 3.76 इंटू 10 पावर 23। ये आपका आंसर बन के आएगा। इतने मॉलिक्यूल्स होंगे 3.76 इंटू 10 पावर 23। इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड प्रेजेंट होंगे 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर में। आई होप आपको ये वाला सेशन पसंद आया होगा। इसमें हम लोगों ने वन शॉट में पूरे चैप्टर को निपटाया, उसके सारे कंसेप्ट पढ़े, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे। आप एग्जाम से पहले इस वीडियो को देखोगे, दैट शुड बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू पीपल। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।